बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं सेनोरिटा। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैंने फॉलो किया हुआ है इसे। हमारे यहाँ तो ये वॉर मची रहती है कि भाई बेंजी सबसे ज्यादा प्यार किसको करता है। मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, मैं जमीन पे सो रही हूँ उसके साथ, अरे मेरा नन्हा फरिश्ता मेरा। ये तो कभी कभी ये सब लोग हंसने भी लगते हैं घर। बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है आपका? वही दुनिया चला रहे हैं, हम उनकी दुनिया में जी रहे हैं, जो वो लोग चाहते हैं वो होता है। आई एम द बॉस, यू लिसन टू मी, यू डू दिस, बिल्कुल भी नहीं। आई क्रैक जोक्स, आई विल टीज माय डॉटर अबाउट यू नो बॉयज। ऐसे क्या यार, यू 22, यू डोंट इवन हैव अ रिलेशनशिप, ये क्या मतलब है? एंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड गेट्स वेरी एंग्री अबाउट इट कि क्या है, तुम इसको मत करो। यू आल्सो फील यंगर व्हेन यू विद योर फ्रेंड्स। मुझे ऐसा लगता कौन है बेस्ट फ्रेंड आप? वो अगर मैं किसी का नाम ले दूंगी बेचारे का करियर ही खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। राहुल जी धकियाए देते हैं तो मतलब उन्होंने अपनी भाषा में वैसे बोली फिर बाद में ब्रीफ करिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा वो गिर जाते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। अरे तो अब जब अंगूठन छापन से काम शेयर मार्केट के हालात तो बड़े इट्स अ सी ऑफ रेड। आप तो मतलब ग्लोबली ट्रोल होती हैं, तो उस ट्रोलिंग में आप अपने आप को कैसे काम और कूल रख के अगले दिन फिर वापस से? ट्रोल होना बहुत अच्छा है एक नेता के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं। अब कोई अमृतसर में अन्नू बैठकर मेरे को कुछ लिख रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है तो उससे? आप पढ़ते हो कमेंट्स कभी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता। कोई ऐसा घर का व्हाट्सएप ग्रुप है? रोज सवेरे सुप्रभात, दिन रात को सोते वक्त ये पंक्तियां, फूल, पत्ती, हर तरह की एडवाइस अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। आपको सवेरे उठ के कौन सा हल्दी का शॉट पीना चाहिए या आंवले का, वहां से लेके कैसे सांस लेनी है, क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरह का खाना खाना है, दिन भर कैसे जीना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या करनी चाहिए, 5 चीजें जो कुत्ते के बारे में मतलब मैंने योगा शुरू किया है। कितने बजे उठती हैं आप सुबह? नहीं, सुबह तो मैं जब भी उठूं मैं योगा करती हूँ 8 बजे। अच्छा, 8 बजे योगा करती हैं। ब्रेकफास्ट योगा में क्या सर होता आते है? हैं। अच्छा, योगा सर आते हैं? और क्या, कितने देर तो करती क्या हैं? मैं YouTube पे देख के अरे आजकल कर लेते हैं लोग। नहीं, हाँ। नहीं, वो योगा सर आते हैं, उनसे पहले मैं बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस करती हूँ। उनसे भी पॉलिटिक्स, सुबह अरे वो इतना पॉलिटिक्स। सुबह सुबह ज्ञान देते हैं मुझे, ये हुआ वो हुआ, आपको यहाँ देखा था वहाँ देखा था, वो सब करते हैं। एक तो आप क्या खाना चाहती हैं और एक आपको क्या खिलाया जा रहा है फैमिली की तरफ से। तो आप क्या खाना चाहती हैं? नहीं, और घर वाले तो बहुत हेल्दी देते हैं, सैलेड, दही, दाल, राइस, रोटी, सब्जी। वेजिटेरियन हूँ, रसमलाई, बूंदी का लड्डू, जलेबी। अब यही लगता है कि मतलब थोड़ा दुबला होना चाहिए। आई वाज एन एथलीट। मैंने स्कूल कॉलेज में मैं जैवलिन करती थी, शॉटपुट करती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, बास्केटबॉल खेलती थी। इतना घर पे क्रिकेट देखा जाता है कि मैं आजिज आ चुकी हूँ। रणजी तो हमारे यहाँ देखा जाएगा, विमेंस लीग भी देखा जाएगा, IPL चैंपियंस ट्रॉफी आजकल चल रही है। मतलब हमारे घर की मील्स और हमारे घर के आने जाने के प्लान्स, अभी ये आज ये वो मैच है, आज नहीं जा सकते, आज ये वो है। लाइक इरफान खान इज वन एक्टर जिनको मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा देखती हूँ। आप ऐसे बहुत सारे लोगों को दिल्ली में जानते हैं जो ऐसे हैं, तो मतलब वो उनका मैं देखता हूँ कि रेंज देखिए आप, पान सिंह तोमर पकड़िए आप, वहां से फिर आप इधर आइए, उसके बाद में करीब करीब उनकी एक सिंगल फिल्म है, वो आप फिल्म देख लीजिए। उसके बाद में आप तिग्मांशु धूलिया की उनकी फिल्म देखिए, जो मैं हासिल उनकी फिल्म देखी, तो मकबूल मकबूल तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि मकबूल तो एवरी स्टूडेंट ऑफ सिनेमा को देखनी चाहिए। बन गई वो कुछ वो ऐसे मास्टरपीसेस बनते नहीं मतलब पंकज कपूर जी को देखिए आप, तब्बू जी को देखिए। आई लाइक शाहरुख खान इन दोस काइंड ऑफ रोल्स, यू नो, स्वदेश, चक दे इंडिया। आई थिंक वो जो सिनेमा है ना जहाँ पर एक हीरो 50 लोगों से लड़ रहा है, बंदूक की गोली आ रही है तो वो इधर हो गया और शूट करके जाके सीधे उसको लग गई। चलिए आप YouTube से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मोनेटाइजेशन का क्राइटेरिया। आई थिंक अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ वॉच आवर्स। 10,000 फॉलोअर्स, राइट, और 4,000 घंटे का वॉच होगा तो आपका मोनेटाइज हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे रीच कैसे बढ़ाएं? कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो ट्विटर हो, वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो, वो इंस्टा हो, कंटेंट इज द किंग। तो मैं वीडियो भी अपने खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ। एक मेरे पास पुराना सैमसंग का फोन है, उस पर मैं अपने सारे वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ, खुद ही एडिट क्या करना है, इन आउट लगाना है। अच्छा, ये भी आप सीख गई होंगी ना? ये पिक्चर आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। ये मतलब मैं स्क्रीन पे लगा दूं, 4 जून 2024। ये फोटो मतलब आपका बीजेपी कहीं पे भी जीते, कांग्रेस कहीं पे लूज करे, ये पिक्चर कब की है? मतलब ये वीडियो कब का है? टास्क ये है कि यही खबर आपको आराम से बतानी है, नॉर्मली बतानी। मोदी जी अमेरिका गए थे तो वहाँ अपने मित्र से मिले थे, डोनाल्ड से मिले थे। कभी कभी बोरिंग पॉडकास्ट होते हैं। हाय हाय। अच्छा, डिबेट में जब आप बैठी होती तो कभी गुस्सा आता है कि गर्दन पकड़ के अभी हेमंत जी, सुप्रिया जी, हेमंत जी, सुप्रिया। शुरू करें? अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक मैं बातें कर रहा था, मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग तो कर रहे थे ना। बड़े बड़े लोग फॉलोअर्स, तो पता लगे कि उनको बोल दिया होगा। लेकिन उन्होंने शायद ये कहा ना कि भाई हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं, और
उनका एक आंसर अभी होमोसेक्सुअलिटी पर था, बहुत ही मतलब इतना परिपक्व और इतना प्रेम भरा आंसर था वो। आपने सुना है वो? नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या था? उनसे किसी ने पूछा कि गे मैरिज पे या क्या, तो उन्होंने कहा देखिए आप जबरन शादी करा दीजिए जहाँ पे प्रेम ना हो तो क्या मतलब है, ऐसा कुछ करके बहुत अच्छा उन्होंने परिपक्व आंसर दिया। नहीं, वो हर चीज़ में अच्छा बोलते हैं, मतलब और बहुत ऐसे नहीं कि बहुत बड़े एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गीता में किसी ने क्या कहा बहुत था, बहुत सॉर्टेड आम चाल के। बट मेरे ख्याल से उनकी जो पहली पहचान हुई वो जब पब्लिकली ऐसे लोगों ने जानना शुरू किया तो विराट कोहली जब गए उसके बाद से शुरू हुआ। उससे पहले शायद आपने भी उनको नोटिस नहीं किया होगा, मतलब नहीं विराट ऐसा और नहीं है, नहीं उसके पहले भी वो बहुत प्रवचन तो देते ही थे, नहीं प्रवचन देते थे, बट सोशल मीडिया पे लोगों ने रिकग्नाइज करना सोशल मीडिया पर तो हाँ, अब तो शायद उनका हैंडल भी एक बन गया है। अब तो यूट्यूब चैनल भी है उनका, और अच्छा हाँ, अब तो यूट्यूब चैनल उस पर बड़ी अच्छी रीच आती है। जो भी प्रेम की बात करे उसको अच्छा है, सुनना चाहिए। बेंजी कैसा है? बेंजी आपने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया ना उसका? मैंने फॉलो किया हुआ है इसे। हाँ बनाया है, बेलजी बिल्कुल ठीक है। बेलजी से तो मेरे लाइफ में आई थिंक मेरी ही लाइफ में नहीं, हमारे घर में सबकी लाइफ चेंज हो गई है। एक तो वो छोटा सा है बच्चे जैसा, और उसकी इतनी क्यूट सी हरकतें होती है। हमारे यहाँ तो ये वॉर मची रहती है कि भाई बेंजी सबसे ज़्यादा प्यार किसको करता है। किसको करता है? वो मुझे लगता तो है कि शायद मेरे हस्बैंड के आपको नहीं पीछे। करता आप, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं तो उसको बहुत इधर उधर खींचातानी करती रहती हूँ, पर मुझे लगता है मैं शायद कम वक्त रहती हूँ उसके साथ, ट्रैवल वैवल करती हूँ। अभी 2 हफ्ते के लिए जाना है दिनेश को, जब यूएस तब देखते हैं क्या होता है। पर जैसे वो रात को इधर उधर घूमकर फिर वो मेरे पास आ जाता है। ये क्या कहते हैं, आपको तो मतलब मुझे लगा कि आप डॉग लवर थी नहीं। ये नहीं मैं डॉग लवर थी, हमारे यहाँ कभी डॉग रहा नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं था। मैं डॉग लवर थी, मुझे डॉग्स पसंद है। ऐसा नहीं पसंद है कि सड़क चलते हैं जैसे लोग तो इतने दीवाने होते हैं, वो दीवानगी नहीं थी। लेकिन जिसके यहाँ गए, जैसे मेरे फ्रेंड्स के यहाँ बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं दो, जिनके यहाँ डॉग्स हैं दोनों के यहाँ, एक यहाँ शिज़ू एक यहाँ लैब्राडोर है। तो वो गए तो उनके साथ खेल रहे हैं, उनको उठा के वो कर रहे हैं, वो सब था। लेकिन कभी ये नहीं पता था कि इतना भी प्यार हो सकता है। तो मतलब आप बेंजी के साथ इमोशनली चेंज हुई हैं? अब पता नहीं इमोशनली चेंज हो गई नहीं। मेरे हस्बैंड का कहना है कि शायद मैं बहुत व्हाट डज ही से, यू बिकम काम विद हिम। पेशेंस बहुत चाहिए होता है ना। अब वो कोई ये तो है नहीं कि आपने उसको बोला यहाँ बैठ जाओ, ये जो आप बोलेंगे उसका उल्टा ही करना है उसे। तो आई थिंक पेशेंस चाहिए होता है। और जैसे रात को है तो अभी वो छोटा है, सो डॉक्टर ने कहा इसको अलग से अकेले मत सुनाइए। तो मैं पूरी जाड़े, मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, मैं ज़मीन पे सो रही हूँ उसके साथ, ज़मीन पे पूरी जाड़े मैं ज़मीन पे सोई कि भैया उस बच्चे को अकेले नहीं सुलाना है। तो आई थिंक आई डोंट नो क्या पेशेंस है, शायद सेल्फलेसनेस है, पता नहीं। बड़ा ही मैं तो उसको ऐसे बोलती रहती हूँ। और मैं उसको लाड़ में ना बहुत सारे ऐसे गाने गा गा के और चीज़ें बोलती हूँ, अरे बाप रे। और उसको अरे मेरा नन्हा फरिश्ता मेरा, ये तो कभी कभी ये सब लोग हंसने भी लगते हैं घर पे। अरे बस भी करिए, आप तो छोड़ ही नहीं रही। बाहर जाने लग गया वो कि हाँ, हमने पहला हॉलिडे उसके साथ लिया अभी। कब? अभी मेरे सिस्टर इन लॉ का एनिवर्सरी था तो हम सब लोग बाहर गए थे। तो जगह भी चूज़ हुई जो पेट फ्रेंडली हो, जो होटल पेट को अलाउ करे। तो मतलब उसने इस तरह से बदल दिया है कि अब सब कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है। वो कहाँ जा सकता है हमारे साथ, हम वहाँ जाते हैं। वो पेट फ्रेंडली जगह थी, बहुत एंजॉय किया उसने। अभी मेरी सिस्टर इन लॉ के डॉटर का बर्थडे था तो उसको पता था हम तभी आएंगे जब पेट फ्रेंडली। तो उसने एक ऐसे कैफ़े में करी जहाँ पे पेट्स अलाउड थे, और वहाँ पर बेंजी पहली बार बाकी डॉग से मिला ना इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। बिल्कुल ही दीवानों की। कितने महीने का हो गया वो? 4.5 months। आपके पास आए हुए मतलब एज? नहीं एज मेरे पास आए हुए नवंबर में आया था, तो नवंबर से दिसंबर 3 महीने। 3 महीने मतलब आप 1.5 महीने का उसको लेके आए थे। अब तो समझता होगा, मतलब जैसे आप हाँ पूरा। मुझे शुरू में लगता था इसको मैं बेंजी बुला रही हूँ, आ ही नहीं रहा है। तो अब तो ठीक है, अब सब समझता है बेंजी डोंट डू। और गुस्सा दिखाता है। हाँ, ऐसे लेट जाएगा अगर गुस्से उसको मना करो तो ऐसे लेट जाएगा। फिर उसके आप इधर से जाइए तो उधर देखेगा, ये सब करेगा। बट बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही है। वो आदत हो जाती है। मेरे यहाँ ना मेरी सिस्टर के घर पे भी उसका नाम सीरी रखा है। सीरी। तो उसको मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ। तो मतलब मैं ना उससे पहले मैं भी ऐसे फ्रेंडली नहीं था, बट जब मैं उसके पास गया, उन लोगों के साथ मैंने उसका बिहेव देखा ना, तो अब मैं जब भी जाता हूँ ना, तो वो पता नहीं मैं 4 महीने में जाऊँ 3 महीने में जाऊँ, वो इतनी तेजी के साथ आता है और इतनी एक्साइटेड होके। हाँ, मतलब मैं और इतने प्यार से मिलेंगे। हाँ, वो बढ़िया से। और उसको हर चीज़ पता है। अगर किसी ने बोल दिया कि पनीर की सब्जी बन रही है क्या, 2 लोग अगर बात कर रहे हैं ना, तो अचानक से सुनेगा, उनके पास आके ऐसे सुनता है। फिर वो किचन में घूमने जाता है, अगर उसको समझ में आ गया कि वो किचन में बैठा रहेगा। पर बड़ा महंगा शौक है।
ऑब्वियसली उनके लिए वो मैनेज करना, हाँ, उनको उनकी सब मील्स, उनकी डॉक्टर विजिट्स, उनकी ग्रूमिंग, ये सब, लेकिन आई थिंक टोटली वर्थ इट है। हाँ, अब पूरा घर उसमें इन्वॉल्व रहता है। अब जब मेरी बहन को बच्ची हुई ना, तो अब ज़्यादातर लोग ना उसको खिलाते हैं, तो उसको बड़ा दिक्कत होती है। जब उसको लेके बैठ जाएंगे तो वहीं बैठेगा, बोलेगा कि मेरी इंपॉर्टेंस, तो वो लोग आपस में बात भी करते हैं कि इसको समझ में आता है कि मेरी ऑफ इंपॉर्टेंस कोर्स, ऑफ कोर्स। इंपॉर्टेंस और कम हो गई। एक बार मैं अकेले थी, तो मैं उधर कमरे में गई, तो ये लोग मन्नत तो यश लड़ाई झगड़ा कुछ कर रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। वो बाकिंग साउंड लगाकर स्पीकर पे उसको परेशान कर रहे थे, तो वो समझ गया कि ये मुझे परेशान कर। जैसे ही मैं गई, उसने बाक कर करके इतनी उन लोग की शिकायत करी, उन लोग की, और देख देख के कर रहा है। तो मैंने कहा देख लो अभी ये करेगा। सो यश तो बोलता है, मुझे लगता है कि अभी नई वेल आएगी, उसमें हर चीज़ 1/3 हो जाएगी। ओ हो, तो मतलब वो अब बेसिकली पूरी फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट हाँ, हम कहते हैं हमारा यंगेस्ट मेंबर, हमारे डीपी में भी वो है। अब हम 5 लोग नहीं, हमेशा 6 लोग अपने आप को बताते हैं, तो ये सब नहीं मैं चेंज हो पिक्चर भी गया। देखता हूँ। बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है आपका? मतलब जेनजीज हुए ना आपके बच्चे तो? जेंजी ही हुए, हाँ। हाँ, तो उनके साथ आपका वही दुनिया चला रहे हैं, हम उनकी दुनिया में जी रहे हैं। जो वो लोग चाहते हैं वो होता है। वेरी नाइस किड्स, आई मस्ट से, दो वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी सेंसिटिव। भैया के दोनों बच्चे मेरे, हम मेरे ही बच्चे हैं, बट वेरी वेरी लवली चिल्ड्रन। एंड अभी तो द बॉय हैज जस्ट टर्न्ड एन अडल्ट, तो मैं तो उसको ऑलरेडी अपना, मैं कहती हूँ मेरे बुढ़ापे में तुम ये कर देना मेरे। सो वेरी नाइस चिल्ड्रन, बट आई थिंक मुझे अच्छी चीज़ ये लगती है आजकल के बच्चों के बारे में, कि वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत एक्सपोज्ड है, और बहुत प्रैग्मेटिक है। उसको क्या पढ़ना है उसको पता है, उसने अपने कॉलेजेस ढूंढे हैं, उसने अपने एडमिशन फॉर्म्स भरे हैं, उसका भी 2 जगह हो गया है, तीसरे का वेट कर रहा है। मतलब दे आर वेरी तो मतलब ये अब पता है, आई थिंक आपके बच्चे जब 18 साल के हो जाते हैं ना, फिर वो बच्चे नहीं है, दे आर अ पार्ट। और आजकल के बच्चे तो बिल्कुल, और ये दे आर अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। हाँ, एक्चुअली बेंजी उसी की बर्थडे पर आया था, उसी की 18th बर्थडे पे आया उसको था, गिफ्ट किया गया था शायद। हाँ। तो बेंजी एक्चुअली उसी का बडी है, Okay. पर अब हमने हाईजैक करने की कोशिश की है, बट बेंजी को पता है दैट दिस गाय इज माय ह्यूमन। ओके, सो जब आप बच्चों की बात करते हो, तो आपकी जनरेशन में और अब की जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, और बहुत सारी चीज़ों को देखने का नज़रिया भी पेरेंट्स का और बच्चों का भी चेंज हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनकी चीज़ें समझ नहीं पाती हो, या आप कुछ कह रही हैं, वो मैं आपकी बहुत चीज़ों यंग को, एज हार्ट हूँ, मैं सब कुछ समझ नहीं लेती फिर भी हूँ। कभी कभी तो ऐसा पर कुछ मेरा रिलेशनशिप उन लोगों से बहुत ही फ्रेंडली है। हाँ। मतलब मैं बिल्कुल भी कि आई एम द बॉस, यू लिसन टू मी, यू डू दिस, बिल्कुल भी नहीं है। आई क्रैक जोक्स, आई विल टीज माय डॉटर अबाउट बॉयज। ऐसे क्या यार, यू 22, यू डोंट इवन हैव अ रिलेशनशिप, ये क्या मतलब है? एंड ऑफ कोर्स माय हस्बैंड गेट्स वेरी एंग्री अबाउट इट कि क्या है, तुम इसको मत करो। बट आई सॉर्ट ऑफ, मैं तो बहुत जोक अराउंड मूवी भी करती देखने हूँ। जाती हैं साथ में? हाँ, जाते हैं, पर इधर तो मैं मूवी देखने बहुत टाइम से नहीं गई हूँ, बट जाते हैं, ऐसा नहीं है। जाते हैं। बट आई ऑल्सो थिंक दे हैव अ फ्रेंड प्रेफर किसके सर्कल। साथ करती हो, कि मतलब क्या दोस्तों के साथ करूँगी? मतलब प्रेफर किसके साथ जाना करती हो मूवीज में? जैसे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है। मतलब आई एम अ वेरी फैमिली एंड अ वेरी फ्रेंड्स पर्सन, और हमारा थोड़ा ग्रुप बड़ा है, तो हम फ्रेंड्स एंड फैमिली भी बहुत जाते हैं। डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब जब मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं, तो ये लोग भी आके चिल आउट करते हैं उन लोग के साथ। किसके साथ प्रेफर करती हूँ पता नहीं। मतलब ऐसा होता है घर ना पे कि टाइम कम मिलता है, तो शायद बच्चों के साथ रहना अच्छा लगता है, बट आई ऑल्सो लाइक टू बी विद माई फ्रेंड्स, क्योंकि उनसे इस तरह के अलग तरीके की बातचीत, अलग तरह के डिस्कशंस, यू ऑल्सो फील यंगर व्हेन यू विद योर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता कौन है। है बेस्ट फ्रेंड आपका? नहीं, आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू नेम देम, लॉट ऑफ देम वेरी वेरी क्लोज। पार्टी में जो नोन है, पार्टी में मैं पूछूं आपकी पार्टी में? हाँ, पार्टी में कोई तो नहीं, होगा ना। पार्टी में ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड, बट पार्टी में आई एम प्रीटी थिक विद अ लॉट ऑफ पीपल। अच्छे हैं, मतलब मेरी अच्छी पटती है लोगों किससे से, पटती है? बहुत लोगों से। आई डोंट थिंक मैं किसी का भी नाम लूंगी, बट मेरा आई थिंक अपना ठीक है, पटती है मेरी लोगों से। बीजेपी में कोई दोस्त है? बिल्कुल भी नहीं। नहीं है? मतलब ऐसा नहीं कि दुश्मनी है किसी से, बट ऐसा मेरा कोई खास दोस्त भी नहीं है। पहले थी फ्रेंडशिप मेरी लोगों से, बट अब आई थिंक बीजेपी भी बदल गई है। वो अगर मैं किसी का नाम ले दूंगी, बेचारे का करियर ही खत्म हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मुझे समस्या लगता है कि ये नहीं करना ये चाहिए। हुआ है क्या पॉलिटिक्स में पिछले कुछ सालों में कि बीजेपी में तो बहुत है। नहीं बीजेपी नहीं, मतलब मैं क्योंकि मुझे मेरी जो याददाश्त पॉलिटिकली शुरू हुई है वो 2014 के चुनाव से हुई है। उससे पहले जब मैं पार्लियामेंट्री सेशंस भी देखूं या लोगों के डिस्कशंस देखूं, तो बड़े खुलेआम तरीके से मतलब
बड़े अपने तरीके से लोग बताते कि फला बीजेपी में जरूर है लेकिन मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। आप सबकी बात तो छोड़ दीजिए, अटल जी जब नेहरू जी के खिलाफ भाषण देते थे तो नेहरू जी उनसे आके शाम को बोलते थे, उनका इस्तीफा मांगते, कहते थे आज बहुत बढ़िया उम्दा बोले तुम। पार्लियामेंट में तो ये पता ही था सबको कि एक दूसरे के खिलाफ फायरी स्पीचेस दी जाती थी और फिर शाम को सेंट्रल हॉल में बैठ के एक साथ चाय भी पी जाती थी। देखिए, आई थिंक जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि पॉलिटिकल राइवल, प्रतिद्वंदिता से वो दुश्मन बन गए। और स्पेशली बीजेपी आपको अपना पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी नहीं मानती है, आप कांग्रेस के हैं तो आप उनके दुश्मन हैं। और मुझे लगता है ये एक चेंज है। और बीजेपी में रहते हुए अगर आप हमारे साथ बहुत दिख गए, हमारे साथ पहली दिख गए, तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आजकल वो उस कंट्रोवर्सी को आप देख रही हैं, समय रैना, रणबीर अलावादिया। हाँ, देखा मैंने कुछ क्या मतलब आपका क्या ओपिनियन है उस पे पूरे सिनेरियो में? क्योंकि आप ना दो तरीके से लोग बात कर रहे हैं। पहला तो ये कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर बातें हो रही हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि भाई अगर उन्होंने कुछ बोला, इतने सारे ऑलरेडी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं इंडिया में, उनको पहले सॉल्व कर लो, उन पे इतने सारे केसेस कर रहे, लोग तो उनको देख ही रहे हैं ना। देखिए, इतना ब्लैक एंड वाइट इशू नहीं है। मुझे लगता है जिस तरह का जोक क्रैक किया गया था या फिर वहाँ से जो बाकी वीडियोस आए वो काफ़ी ब्लास्फेमस हैं। मुझे लगता है हमारा एक कल्चर है, मुझे लगता है कि मतलब फिर ये कहाँ एंड होगा? क्या आप पीडोफाइल्स पे जोक बोलेंगे? अभी आप इंसेस्ट पे जोक्स बोल रहे हैं, ये कहाँ एंड होगा? कुछ चीज़ें हमारे कल्चर में नहीं हैं। आप माँ बाप के साथ बच्चे के सेक्सुअल रिलेशनशिप को नहीं एसोसिएट करते हैं। आई थिंक वो इंसेस्ट है। और फिर इसका कहाँ लाइन बनेगी? हु विल ड्रॉ द लाइन कि आप फिर आप पीडोफाइल्स के ऊपर भी जोक कर लीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच ends where my nose begins। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप जो कहना चाहिए आप कहिए, लेकिन एक सामाजिक दायरा होता है और उस सामाजिक दायरे में रहकर शायद कॉमेडी, और कॉमेडी बहुत अच्छी देखी है इस देश ने, क्यों नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका फ्लिप साइड मैं ये बोलना चाहूँगी, और ये मुझे ऐसा लगता है कि उसका फ्लिप साइड ये है कि बहुत आक्रोश दिख रहा है लोगों में। शायद दिखना भी चाहिए, बहुत गुस्सा दिख रहा है, लोग बहुत नाराज हैं, लोग एक्शन चाह रहे हैं, डेथ थ्रेट्स दे रहे हैं। ये आक्रोश तब नहीं दिखता जब लड़कियों का रेप हो जाता है। ये आक्रोश तब नहीं दिखता जब लोग हमारे हथकड़ी और बेड़ियां बांध के आ रहे हैं। ये आक्रोश तब नहीं दिखता जब कचरम कूट की तरह लोग रेलवे स्टेशन पे भरे हैं और उनकी कुचल के मौत हो जाती है। इन चीजों पे आक्रोश क्यों नहीं दिखता है? हाँ, तब फिर इतनी शांति क्यों छा जाती है? मतलब आपकी आउटरेज कैन नॉट बी सेलेक्टिव। अगर आप आउटरेज कर रहे हैं फिर हर चीज पे करिए आउटरेज। तो मतलब सिक्के के दो पहलू हैं। हाँ, मतलब लेकिन ये भी तो मानना पड़ेगा ना कि उनके चैनल पे जो उनका ऑडियंस है, मैं उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने जो कहा वो सही है, उन्होंने गलत कहा। हाँ। जो आउटरेज हुआ वो भी सही है, लेकिन वो आउटरेज सिर्फ उन्हीं तक क्यों लिमिटेड है? और मुझे ऐसा लगता है कि ये डेथ थ्रेट और उनकी, और अगर आपको ये बुरा लगा कि माँ बाप को लेकर ये बात कही गई, तो फिर उनके माँ बाप को दिखाना क्या सही है? क्या आप ये, उन्होंने गलती की, उनके माँ बाप ने क्या गलती की? उनकी माँ की पिक्चर्स दिखाना, उस पर भद्दे कमेंट्स करना आउटरेज है। तो जब महिला लीडर्स के नीचे रेप थ्रेट दी जाती तब आउटरेज क्यों नहीं आता है? उनको क्यों सपोर्ट किया जाता है? बहुत सी मतलब इट्स अ वेरी सेलेक्टिव आउटरेज। मतलब उस पे आर्ग्यू दोनों तरफ से हो रहा है और वो एंडलेस है, आप कितना भी कर सकते हो। सपोर्ट में भी लोग हैं और इसीलिए मैंने आपका ओपिनियन जानना चाहा। और शेयर मार्केट में है आप? मैं लेकिन ये बिल्कुल जानना चाहती हूँ भैया, ये जो इतना आक्रोश दिख रहा है वो और जगहों पे क्यों नहीं दिखता है? कितने लोग जाके दिल्ली स्टेशन पे खड़े होकर बोले रेलवे मिनिस्टर कहाँ है, वो रिजाइन क्यों नहीं कर रहा है? कितने लोगों ने ये कहा कि महिलाओं के वीडियो रिलीज कैसे हो रहे हैं, और उसमें हो सकता है आपकी बहन हो, उसमें हो सकता है आपकी माँ हो, क्योंकि ये कहीं अंत नहीं है ना इसका। इसको छोड़ो ना, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक सांसद संसद में जब मुल्ले कटमुल्ले तुझे बाहर देख लूंगा, उस पर लोगों को कितना आक्रोश आया था। आप संसद में बोल रहे हैं, संसद में हम चुन के आपको भेज रहे हैं, उस संसद में गाली गलौज हो रहा है और वो भी एक एक समुदाय के खिलाफ, और उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, ना पार्टी ने लिया ना स्पीकर ने लिया। छोड़ दो पार्टी स्पीकर छोड़ दो, लेकिन लोगों ने एक्शन लिया। वही कह रहा हूं, ये हिंदुस्तान की ताकत है। तो वो सोसाइटी में दिखता है, तो फिर आपको गुस्सा हर जगह दिखना चाहिए, तभी आप एक जागृत समाज है। नहीं आपने कभी भी कर दिया। शेयर मार्केट में है आप? हाँ हूँ। क्या हालात है शेयर मार्केट के? हालात तो बड़े इट्स अ सी ऑफ रेड। मेरा डायरेक्ट इक्विटी अब बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, पहले था, फिर अभी टाइम नहीं है। मतलब कौन रोज रोज स्टॉक्स देख ही नहीं पा रहे थे, वो स्टॉक गिरते जा रहे हैं, ना टाइम से बेच पा रहे हैं, तो अभी सारा डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो निकाल कर। कब तक ऐसा लग रहा है कि मार्केट आपको समझ थोड़ा है ना, करेक्शन तो ओवरड्यू था। मेरा तो खैर हमेशा से मानना है कि मार्केट की रियलिटी
और इकोनॉमिक रियलिटी बिल्कुल जुदा है। मार्केट में यूफोरिया, किस चीज़ का यूफोरिया मचा हुआ मुझे समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, कंजम्पशन गिर रहा है, कंजम्पशन के स्टॉक्स कह रहे हैं भैया हमारा सामान नहीं बिक रहा, हम छोटे छोटे सैशे में बेच रहे हैं। ऑटो कंपनीज कह रही हैं हमारे यहाँ इन्वेंट्री हो रही है, और मार्केट भागा ही पड़ा है, भागा ही पड़ा है, क्योंकि ये ना कुछ कार्टल्स मार्केट्स कंट्रोल करते हैं, और ये एक फील गुड फैक्टर है कि हमारा मार्केट इतने पे। सो आई थिंक दिस करेक्शन वाज लॉन्ग ओवरड्यू। कोई भी आपको टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिस्ट होगा वो आपको ये बताएगा कि करेक्शन लॉन्ग ओवरड्यू था। मार्केट्स आई थिंक आर स्टिल वेरी डिवोर्स्ड फ्रॉम इकोनॉमिक रियलिटी। ये मुझे किसी ने बताया भी ना, मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला था कि कुछ मार्केट में शेयर ऐसे हैं जो एक्चुअली उनका प्राइस होना चाहिए 10-12, एक्चुअली 50 शेयर्स हैं जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं। हाँ। और वो अडानी जी के बाद तो पता ही चल गया मार्केट कैसे कंट्रोल हो रहा है, कहाँ से पैसा आता है, ट्रिपिंग होती है। बट हैविंग सेड दैट, सुधार के क्या चांस है? मेरा बहुत होना चाहिए। अब नई सेबी चीफ कोई आएगा, आई होप कि कुछ एक्शन लिया जाएगा, कुछ सुधार होगा। देखिए अगर ज्यादा लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं, 3 करोड़ के आसपास लोग, 3.5% लोग करते हैं, अगर वो आ रहे हैं शेयर मार्केट में, तो फिर आपको उनको रिंग फेंस, आपको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी रूल्स और लॉज बनाने पड़ेंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी मार्केट कैप आज गिरी कल रिकवर हो जाती है। लेकिन जो छोटा इन्वेस्टर है उसके 30-40 हज़ार करोड़ जिस दिन मार्केट कैप वाइप आउट होती है तो वो तो डूब जाता है। तो मुझे लगता है लॉस तो स्ट्रिंजेंट होने चाहिए। और अडानी के महास्कैम ने दिखा दिया है कि भैया सेबी बिल्कुल लाचार है, सेबी ने हाथ पे हाथ धरा, सेबी ने कुछ नहीं किया, स्मॉल इन्वेस्टर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। तो मार्केट में स्मॉल इन्वेस्टर को लेकर थोड़ा दिक्कतें हैं। आप और अभी मैं देख रही हूँ जिसको देखो वो एफएनओ ही कर रहा है। हाँ। अरे एफएनओ का फुल फॉर्म पता नहीं है, एफएनओ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई तुम्हें? और ये एक टेक्निकल चीज है, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। लोगों को ये पता नहीं है किस कंपनी में पैसा क्यों डालना है, पहले इस पे लगा दिया। अरे भैया क्यों लगा दिया, किसके कहने से लगा दिया? राइट। ये मतलब मुझे लगता है कि आफ्टर कोविड ज्यादा हुआ है कि हर लोगों के पास टाइम था शायद ट्रेडिंग करने का। अगर 500 रुपए दिन के मल गए तो फिर अब भी और करो। कोविड से पहले मुझे ध्यान है कि पर जब डूबता है तो बहुत डूबता भी है लोगों का पैसा। अब तो इस समय तो सबका रेट पड़ा हुआ है, मतलब एसआईपी। बट आई वुड जस्ट से टू फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे थोड़ी बहुत मार्केट की समझ है, जस्ट स्टे काम। उसके अलावा एंड राइड द टाइड। ऑप्शन क्या है? मतलब आप एसआईपी बाहर तो निकालेंगे नहीं, तो ऑप्शन क्या है फिलहाल? मैं ये कह रहा था कि मैंने देखा कोविड से पहले तक मेरे आसपास के सर्किल में 1 या 2 बंदा कोई होता था जो मार्केट में इन्वॉल्व हुआ करता था। आफ्टर कोविड में देख रहा हूँ कि हर दूसरा या तीसरा बंदा शेयर मार्केट में। उसका एक कारण और भी है, और उसका एक कारण ये है कि सरकार ने मार्केट को उठाने का बहुत प्रयास किया। 2024 के चुनाव नतीजों से पहले अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों मार्केट की बात कर रहे थे। फिर 30,000 करोड़ का लॉस हुआ जब उस तरह से परिणाम नहीं आए, फिर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो थोड़ा बहुत सरकार ने भी मार्केट उठाने की कोशिश करी है। लेकिन देखिए मार्केट में ना एक सर्टेन तबका ही जा रहा है, जो आम लोग हैं जिनको सैशे खरीदना पड़ रहा है, वो मार्केट में नहीं है। अगर इस देश का सेविंग्स 50 ईयर के लो पर है तो आपको बताता है कि इकोनॉमिक रियलिटी क्या है और मार्केट्स क्या चल रहे हैं। अच्छा, मार्केट वो अश्वमेध का घोड़ा है जो दौड़े जा रहा है। जो आपने अभी डेटा की बात करी, कई सारे डेटा आते हैं कि ऐसे भुखमरी में भारत का नंबर ये हो गया, हंगर इंडेक्स में इधर आ गए आप, और ये आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में यहाँ पे चले गए आप। कोई मानते ही नहीं है मोदी जी कोई डेटा। मतलब डिनाइल मूड में रहते हैं सब लोग। ये डेटा एक्चुअली कुछ इफेक्ट करता है या फिर ये कि रिसर्च चल रही है? जैसे एक बार स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट आया था कि 4-5 लोगों को, मतलब हजारों लोगों को कॉल किया, उसमें आप दिखा देते हैं कि हमारी। उन्होंने तो एक बड़ी अजीब सी बात करी थी। उन्होंने कहा था मैं सुबह से फ्लाइट में थी, मैंने 10 बजे तक खाना नहीं खाया था, तो मैं भी हंगर इंडेक्स में आ गई। अब वो तो खैर असंवेदनशीलता की एक अलग ही पराकाष्ठा है, क्योंकि इस देश में भुखमरी से और कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, मैल न्यूट्रिशन से। देखिए डेटा ऑन इट्स ओन इज नथिंग। द फैक्ट कि हंगर इंडेक्स इंडिया में है इज नथिंग। द फैक्ट दैट प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी बयां हो रही है वो सब कुछ है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स खतरे में है, हाँ है, क्योंकि एक व्यक्ति ने जिसने दिखाया कि मिर्जापुर में रोटी नमक खिलाया जा रहा है बच्चों को, उसकी नौकरी चली गई, उसके ऊपर यूएपीए का केस लग गया। एक व्यक्ति ने कोविड के दौरान दिखाया कि देवरिया के एक अस्पताल में छोटी सी बच्ची से पोछा लगवाया जा रहा है, मां एडमिट है कोविड में, उस बंदे के ऊपर साजिश का केस लग गया। यूपी में एक बंदे ने दिखाया कि कि पीपी किट का घोटाला हो रहा है, पीपी किट के डीजी को कुछ नहीं हुआ, उसके ऊपर केस चल गया। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऐसे है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ऐसे है कि जब महंगाई पर, बेरोजगारी पर 90 रुपए के आसपास रुपया पूछना चाहिए, कोई पूछ नहीं रहा है क्योंकि प्रेस फ्रीडम है ही नहीं। आपने बात करी भुखमरी की, इस देश में अगर
9 लाख से ऊपर बच्चे कुपोषित है तो ये भुखमरी नहीं है। अगर आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है और सही कर रहे हैं आप देकर, अगर आप नहीं दीजिएगा तो वो लोग भूखे मर जाएंगे, ये भुखमरी नहीं है। द फैक्ट कि हिंदुस्तान में पिछले 8 महीने में गोल्ड लोन, मंगलसूत्र की बात करते थे, मंगलसूत्र गिरवी रख के लोग घर चला रहे हैं। बट इसमें एक और कॉन्ट्राडिक्टी ये होता है कि आपने जैसे बोला कि, और हमें सबको पता है कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, बट बीजेपी के लीडर्स, मोदी जी भी कई बार बोल चुके हैं, अमित शाह जी बोलते हैं कि हमने 25 करोड़ लोगों को मतलब गरीबी से ऊपर निकाला है। तो अगर अब जैसे मैं सवेरे सवेरे उठ के बोल दूं कि 25 को नहीं, मैंने आज 30 को निकाला है, ऐसा थोड़ी होता है। आप जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की बात करते हैं, उसके आपने हर चीज का क्राइटेरिया बदल दिया। जो आपकी स्कीम्स है, अगर उस स्कीम से कोई अटैच्ड है तो वो पॉवर्टी से निकल गया। अगर ये लोग पॉवर्टी से निकल गए तो 80 करोड़ लोग कौन है जिनको आपको देना पड़ रहा है? अगर ये पॉवर्टी से निकल गए तो 50 साल में सबसे निचले स्तर पर सेविंग्स का रेट क्यों आ गया? हम और आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे माँ बाप ने अपने नौकरी के दौरान या कमाई के दौरान कुछ पैसा इकट्ठा करके रखा, और मुझे लगता है वो कल्चर हमें भी दिया गया है कि हाँ, आपकी सैलरी होगी, आप उसमें से उसका कुछ पोर्शन बचाते होंगे, सब करते हैं ऐसा। लोग सेविंग्स को नहीं छूते हैं, लेकिन 50 साल से सबसे कम स्तर पे सेविंग क्यों आ गई? जो सेविंग कभी 11.5 लाख करोड़ होती थी हिंदुस्तान में, आज वो 6.5 लाख करोड़, आधी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि लोगों को अपना बचा हुआ पैसा रख के निकाल के खाना पड़ रहा है। अगर लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं गिरवी रख के अपना सोना, तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आय कम है, बेरोजगारी है। क्या ये असलियत नहीं है? ये असलियत है। इसके डिनायल में आप लगे रहिए, आप ये कहते रहिए कि हमने फलाने को पॉवर्टी से निकाल दिया, हमने ये कर लिया। मतलब कितनी सारी स्टोरीज है। एक एटा की स्टोरी, आप वहीं से आसपास में है। मैं इटावा से हूँ। हाँ, इटावा से आप, सॉरी। एटा की स्टोरी है। सुमन नाम की एक औरत थी, उसके पति की डेथ हो गई, उसके 5 बच्चे थे, 6 बच्चे थे और एक बूढ़ी सास थी। ये स्टोरी मुझे जब मैंने पढ़ी, और उसने अपने बच्चों के लिए जब रात का आटा गूंधा तो उसमें सिर्फ 7 रोटियां बन सकती थी। खाने वाले 8 थे, 6 बच्चे थे, सास और खुद। वो इतनी क्षुब्ध हुई कि उसने खुदकुशी कर ली। तो ये क्या है? मुझे लगता है कि ये रियलिटी है, और इस रियलिटी से आप मुंह थोड़ी मुड़ सकते हैं। एक वो मोमेंट कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, आप तो खैर उम्र में बहुत छोटे हैं, हम लोगों ने जब पत्रकारिता शुरू करी थी तो इंडिया शाइनिंग हो रहा था। तो इंडिया शाइनिंग हो रहा है अडानी जी की शादियों में, अंबानी जी के महकमे में। नीचे क्या हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। उसी के मतलब सामने उनका आरोप ये रहता है कि कांग्रेस भी कई सालों से कहती आ रही गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो अभी तक नहीं हटी। कांग्रेस ने 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला था। और ये नहीं, एक मिनट, और ये कांग्रेस ने नहीं कहा था, ये कांग्रेस की सरकार ने नहीं कहा था, ये थर्ड, इनके यहाँ कौन कह रहा है? नीति आयोग कह रहा है। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री जी। वाइस चेयरमैन कौन है? मोदी जी का स्टैंप जी। तो वो कह रहा है हमने निकाल दिया। हमने नहीं कहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के उसमें हमारी स्टडी हुई, उन्होंने बोला हाँ, हिंदुस्तान के 27 करोड़ लोग गरीबी से निकले हैं। सेविंग्स रेट बढ़ा, इन्वेस्टमेंट रेट बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा। आज अगर कंजम्पशन कम हो रहा है, उपभोग कम हो रहा है, लोग रबड़ की चप्पलें और शर्ट नहीं खरीद रहे, तो आपको लग रहा है सब भाई चंगा सी है, बस लोग खरीद नहीं रहे। तो इस तरह की बातें करके तो निर्मला सीतारमण जैसी बातें करती हैं, उनका फाइनेंस ही ऐसा है, तो क्या ही बोला फिर भी जाए। वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा सर्विंग हो गई ना ये बजट पेश करने उसमें कौन सा बड़ा तीर मार लिया? उनके लिए तो रिकॉर्ड ही है। अरे आपने बजट ऐसा पेश किया, आपने शिक्षा का बजट काटा, आपने स्वास्थ्य का बजट काटा, आपने SC ST OBC वेलफेयर का बजट काटा, आपने एग्रीकल्चर का बजट काटा, आपने रूरल डेवलपमेंट का बजट काटा, आपने साइंस और इनोवेशन का बजट काटा। आपने तो इतने बजट काट दिए, और उसके बाद आप थाली पीट के कहें कि भैया हमने फिस्कल डेफिसिट मीट कर लिया। आप दिन में 2 बार, 1 बार भी खाना ना खाइए तो आप कुछ तो वेट लूज कर ही लीजिएगा अगले दिन तक। ठीक है, पॉलिटिकल ज़्यादा हो रहा है, इसको पॉलिटिकल नहीं रखते। अब वापस आते हैं, आप यूपी से आती हैं, और महाराजगंज आपकी लोकसभा सीट भी रही, और वहाँ से आपका पूरा पॉलिटिकल करियर चलता है, और आप यहाँ पर रहती हैं। तो जब महाराजगंज आप जाती हैं तो लोग कैसे मिलते हैं आपसे, और थोड़ा सा उन्हीं के अंदाज में बताइए कैसे समस्या है। लेकिन थोड़ा अगर उनकी भाषा बोल दूंगी तो क्या बड़ा बवाल बच जाएगा। नहीं, ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है? आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। हाँ, बीजेपी ने एक दुष्प्रचार फैलाया कि राहुल जी ने किसी को धक्का दे दिया पार्लियामेंट पे। अच्छा, हाँ, ठीक है है ना, कुछ ऐसा था। अब ये अलग बात है कि पार्लियामेंट का चप्पा चप्पा पे CCTV लगा है, CCTV फुटेज ही नहीं आई। राज्यसभा में कुछ हो गया, CCTV ये फुटेज उस ही समय नहीं जब प्रोटेस्ट चल रहा था उस समय का था बिजुल। हाँ, ठीक है। आई। तो मेरे महाराजगंज से एक व्यक्ति है, उनका फोन आया,
तो कहने लगे कि का भइल? तो हमने कहा कि कुछ नहीं हुआ बाबा बताइए। पंडित जी, हमने कहा बाबा बताइए क्या? राहुल जी धकियाए देते हैं। तो मतलब उन्होंने अपनी भाषा में वैसे बोलिए, वैसे बोलिए, फिर बाद में ब्रीफ करिए। बिल्कुल नहीं, उन्होंने कहा वो गिर जाते हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों पहले बजट आया, तो बजट पे मेरी कमेंट्री देखकर एक व्यक्ति ने मुझे फ़ोन किया। मैं उनको बहुत अच्छे से नहीं जानती हूँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ। उन्होंने फ़ोन किया निचलौल से। निचलौल हमारे यहाँ एक विधानसभा है, सिसवा, वहाँ का ब्लॉक है। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा हमसे, अच्छा लोग ऐसा फ़ोन करके तो आपसे डिस्कशन करो तो क्या रहा बजट में? तो हमने कहा कि ये शिक्षा का बजट है। अरे तो अब जब अंगूठन छापन से काम आ तो इस तरह की तो लोगों के अंदर मेरा हमेशा से एक मानना है, और ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल बात है। शहर वाले ना ड्राइंग रूम में बैठ के ओवर अ ड्रिंक पॉलिटिक्स की बहुत बतियाते हैं, लेकिन जिस दिन वोट का दिन होगा उस दिन लॉन्ग नहीं वीकेंड पे यार, भाग जाएंगे। गांव वाला व्यक्ति चिलचिलाती धूप में खड़ा होकर अपना वोट देगा, और उसके जैसा इनेट रस्टिक विजडम जो होती है ना, वो कहीं नहीं है हिंदुस्तान में। गांव के लोग पॉलिटिकली मोस्ट अवेयर हैं, वो सारी पॉलिटिकल चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। मुझे याद है जब मैं हरियाणा का चुनाव हो रहा था, मैं जब गई, लोगों को हरियाणा पे इतनी नॉलेज थी, लोगों को दिल्ली चुनाव की इतनी नॉलेज बहुत है। नॉलेज होती है। तो ऐसे नॉलेज वाले आपको मिलते हैं जो ज्ञान देते हो कि कांग्रेस को ये करना चाहिए? हाँ हाँ, बहुत, फ़ोन पर, ईमेल पर, फ्लाइट में, बहुत सारे लोग हैं। और मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानती हूँ। मुझे लगता है कि अगर लोगों को ये लगता है कि वो मुझसे आके बात करके अपने मन की बात कह सकते हैं, ये अच्छी बात है। क्योंकि अपने मन की बात तो एक ही आदमी कह रहा है, दूसरे के मन की बात हम लोग हाँ, सुने। बेसिकली जो जो कहना चाह ज्ञान रहे देने हैं। वाले बहुत हैं। हाँ, ज्ञान। फलाना देखा, ये अच्छा लगा तो आपको ये कर देना चाहिए, तो फलाने को ये कर देना। कांग्रेस पार्टी कैसे चलानी चाहिए, इस पर भी कोई बहुत एक अच्छा, ज्ञान। अगर आपको इंसिडेंट नहीं याद बहुत है? लोग हैं। अब आज जैसे? ही सवेरे मेरे पास एक व्यक्ति का फ़ोन आया, नाम नहीं लूँगी। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। वो 2-3 दिन से फ़ोन कर रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी मैं हूँ, मैं 2 दिन थी नहीं, तो मैंने कहा मैं हूँ नहीं, आज ही वापस आई हूँ, तो आज थोड़ा बिज़ी हूँ, कल परसों में मैं देखती हूँ क्या किस संदर्भ में मिलना है। तो उन्होंने कहा यही सब जो देश में हो रहा है। तो मैंने कहा नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कोई आपका स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक तो ऐसा कुछ खास नहीं है, लेकिन जो देश में हो रहा है। तो मैंने कहा किस आपको क्या तकलीफ है इकोनॉमिकली? हाँ वही कैसे फिक्स करना है सब कुछ। तो है ऐसे लोग, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों से मिलते रहना चाहिए। क्या क्योंकि फिक्स करना है मतलब? मतलब कैसे गरीबी की समस्या अच्छा, को, अच्छा, अच्छा। इकोनॉमी को, कैसे आप लोग चुनाव जीतिए, कैसे मोदी जी की नकेल कसी जाए, अच्छा। कैसे विपक्ष को मजबूत बनाया जाए, ऐसे बहुत सारे। पर मुझे लगता है कि वो लोगों से मिलना और मैं तो काफ़ी मिलती हूँ, मतलब मैं तो दफ्तर में लोग आते रहते हैं, मैं मिलती रहती हूँ। इसलिए बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते तो उनको एटलीस्ट लगता है कि कोई तो मेरी बात सुन रहा है। सुनने वाला कोई है। आप क्योंकि आप और ट्रोल। लोग बड़े पैशनेट भी हो जाते हैं। मुझे याद है मैं अभी 2-3 दिन पहले एयरपोर्ट पर थी, और एकदम से एक व्यक्ति आया, और बहुत ही सूटेड, मतलब बहुत वेल टर्न्ड आउट व्यक्ति आया, और उन्होंने मुझसे कहा कि सुप्रिया जी, हमने जी बताएं। अच्छा, थोड़ा सा शायद ये होता है कि आप टीवी वी पर आते हैं तो लोगों को आपसे फेमिलियरिटी होती है, लोगों को लगता है वो आपको जानते हैं। अब आप थोड़ा सा, सुप्रिया जी आपसे बात करनी, जी बताएं। तो मैं थोड़ा सा, मुझे कहा कि मैं इनको जानती हूँ क्या? नहीं, हाँ बताइए। आप मेरा एक मैसेज राहुल जी को पहुँचाइएगा जी। और बहुत अच्छा बोलते हैं लोग राहुल जी के लिए। जी बताइए। आप उनसे कहिएगा कि जो वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़नी ज़रूरी है। ये तो आपको ये देखकर कभी कभी ऐसा लगता है कि अपना समझते हैं शायद, इसीलिए बोल पा रहे हैं। उनसे दूरी नहीं बनानी चाहिए। आप सोशल मीडिया पे जब ट्रोल होती हैं, और जाहिर सी बात है वो आपको पता भी चलता होगा, तो क्योंकि हमारे साथ ऐसा होता है कि हमने कोई पोस्ट किया या फोटो भी डाली, उस पर अगर किसी ने ये भी लिख दिया कि कितना गंदा लग रहा है, मतलब कुछ भी उसने एक कमेंट कर दिया, तो वो बड़ा ये होता है कि इसको साले को डिलीट कर दो, इसको बंद कर दो, कुछ तो कर दो, इसको दिखे ना ये लोगों को। लेकिन आप तो मतलब ग्लोबली ट्रोल होती हैं, तो उस ट्रोलिंग में आप अपने आप को कैसे काम और कूल रखे, अगले दिन फिर वापस से वही डिबेट, अगले दिन वही नहीं, टीवी अगले चैनल? घंटे। हाँ, मतलब आपके लिए अगला घंटा हो दो जाता है। चीजें हैं, देखिए हेमंत जी, मुझे ऐसा लगता है आप ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप उनको कहीं पर सुई उनकी चुभो रहे हैं, या आप उनकी चाबी टाइट नब्ज कर पकड़ी रहे हैं, हुई है नब्ज आपने। आपने पकड़ी हुई है, हाँ। उनकी दुखती नब्ज पे आप बार बार हाथ रखते हैं। तो ट्रोल होना बहुत अच्छा है एक नेता के लिए, क्योंकि अगर आप ट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आप इनकॉन्सिक्वेंशियल हैं। जितने लोग मुझे ट्रोल करते हैं उससे ज़्यादा लोग मेरी सराहना करते हैं। तो ट्रोल होने से मुझे कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने कहा वो पैनी बात थी, वो इनको चुभी है, इसलिए ये मुझे ट्रोल करे, तो मुझे ट्रोल होने से कोई समस्या नहीं है। आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं, मैं कभी भी किसी का कमेंट डिलीट नहीं करती हूँ, कभी किसी का कमेंट हाइड नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मैं उस व्यक्ति की ओपिनियन को तवज्जो देती हूँ जो मेरे मुंह पर बोल सकता है। अगर कोई मेरे मुंह पर आके बोले कि आपने ऐसा ऐसा कहा, बड़ा गलत था, तो शायद उसको मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझाऊंगी, या मैं कहूँगी अच्छा ठीक है आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ।
अब कोई अमृतसर में अन्नू बैठकर मेरे को कुछ लिख रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है तो उससे? आप पढ़ते हो कमेंट्स कभी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती। नहीं कभी कभी अगर आपने बाय द वे पढ़ लिया तो ये भी एक सच है हिंदुस्तान की राजनीति का कि महिला नेताओं को सेक्सुअल अब्यूज, महिला नेताओं के लिए आपके लुक्स पर, आपको जो गालियां भी दी जाती हैं वो सेक्सुअल इन नेचर होती है, तो आप क्यों उनको पर अपना टाइम बर्बाद करेंगे? मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ। तो मतलब आप और मेरे लिए तो ना पढ़ना या पढ़ना एक बराबर है, बिकॉज मुझे अनोनिमस ट्रोल्स से कोई डर ही नहीं लगता है, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ मेरी फैमिली को लेकर, उसमें फिर या तो मैं कमेंट्स ऑफ कर देती हूँ अगर मैंने अपने बच्चों का कुछ लगाया या अभी मेरे भाभी की एनिवर्सरी थी उस पर कुछ हुआ तो मैं वो करती हूँ। अदरवाइज हाउ डज, बिकॉज आई डोंट थिंक माई फैमिली नीड्स टू बेयर द बर्डन ऑफ। ऑब्वियसली वो तो मैं भी और हमेशा मैं कहता एक लाइन और ड्रॉ करती हूँ, अगर किसी ट्रोल ने मुझे सेक्सुअली बातें बोलते हैं लोग और मुझे ऐसा लगता है ये बेचारे बड़े, इन लोगों को प्यार की जरूरत है, कुंठित है बेचारे, उनका कोई ना नाम है ना चेहरा है, बॉट जैसे बस उनको गाली देनी है, दिए जाओ गाली, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर मेरी डॉटर के बारे में कोई कुछ लिखता है देन फिर तो मेरे अंदर Legally की action काली लो। माता हाँ, जाग जाती है। right. फिर वो ठीक नॉट भी है। लीगली, फिर तो मैं पुलिस से, प्रशासन से, फिर तो मैं जीने नहीं देती हूँ। Good. नहीं ये होना भी चाहिए बिकॉज आई थिंक आपका जो भी आप मुझसे लड़ाई, निकालिए, right, इफ यू आर गोइंग टू सेक्सुअली अब्यूज माई चाइल्ड, इफ यू इवन गोइंग टू से समथिंग, you will bear the brunt of it. अच्छा, अखिलेश यादव, अब मैं क्योंकि ऐसे कंपेयर में आ रहा हूँ तो 3 लीडर मुझे याद आ रहे हैं, इंडिया अलायंस का हिस्सा भी हैं और नहीं भी हैं। ममता बनर्जी हो गई, तेजस्वी यादव हो गए और अखिलेश यादव हो गए। आपको इन तीनों में लीडरशिप क्वालिटी या थोड़ा सा पॉलिटिकली एक्टिव, इन तीनों में से बेहतर कौन लगता है? मैं यूपी से आती हूँ तो मेरा जो एक्सपोजर है, जो उसकी राजनीति मैंने ज़्यादा करीब से देखी है, यूपी से हूँ, थोड़ा बहुत उनसे संबंध भी है, वो अखिलेश जी की लगती है। मुझे लगता है मुद्दों पर राजनीति करते हैं, मुझे लगता है कि एक पिछड़े समाज के लिए के ध्वजवाहक बन के खड़े होते हैं। मुझे लगता है नपी तुली बात करते हैं। मुझे अखिलेश जी की राजनीति ठीक नपी तुली बात से याद है, हाँ, ममता जी ने जो लड़ाई लड़ी बीजेपी से, वो भी काबिले तारीफ है। मुझे लगता है तेजस्वी जी ने जो एक युवा चेहरा बन के उभरे और बिहार में नीतीश जी को तख्ता पलट करने के बहुत करीब हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्योंकि आपने पूछा, मैं इनमें से सबकी राजनीति में शायद सबसे ज़्यादा वाकिफ अखिलेश जी की राजनीति से। हाँ, मतलब आपको वो ज़्यादा, मतलब हमारा हाँ, क्योंकि आपकी वास्ता स्टेट से ज़्यादा आता है। पड़ता है ना, स्टेट से आते हैं, यूपी से आते हैं। ओके, तो इसी बीच में इंडिया अलायंस की भी बातें हुई थी और उनकी हमने सरकार में, मैंने यूपी में तो उनकी सरकार को देखा भी है ना, उन्होंने कैसे कैसे काम किए, किस तरह के प्रोजेक्ट्स लाए वो। अब आज जितनी भी फीते काट ले योगी जी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके टाइम के हैं। नहीं काम तो किया था उन्होंने, क्योंकि जबरदस्त मैं भी काम उसी किया स्टेट था। से आता हूँ तो मुझे पता है कि अखिलेश ने काम किया था। मुझे लगता है थोड़ा सा आर्मी स्कूल के बैकग्राउंड का भी अंतर होता है। मेरे फादर भी क्योंकि सैनिक स्कूल के पढ़े हुए हैं थे, और ये भी सैनिक स्कूल के, थोड़ा सा एक अलग नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का। ओके, सोशल मीडिया, मतलब आपके यहाँ कोई ऐसा घर का व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें वो सुबह वाले मैसेज आते हैं, फूल होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं आते? आप कोई मैं ग्रुप ऐसा करीब नहीं? 3000 ग्रुप्स हैं मेरे फ़ोन पर। ऑफिशियली नहीं? नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, उसमें से करीब करीब 2990 ग्रुप्स को मैंने आर्काइव किया हुआ है। रोज सवेरे सुप्रभात, देर रात को सोते वक्त ये पंक्तियाँ, फूल, पत्ती, ठीक है। अब मुझे लगता है कि मैं उस ग्रुप्स को इसलिए लीव नहीं करती हूँ बिकॉज लोगों ने प्यार से जोड़ा हुआ है मुझे। फैमिली ग्रुप ऐसा एक भी नहीं है, बहुत ही ट्रांजैक्शन। हमारा जो एक्सटेंडेड फैमिली ग्रुप है वो भी ट्रांजैक्शनल है बहुत, और जो हमारा इमीडिएट फैमिली ग्रुप है उसमें सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना है कब आना है, क्या जाना है, बस। बट नॉट लाइक कि रोज कोई भेज रहा है कोई। तो अभी बेंजी के बहुत वीडियोस आते हैं उस ग्रुप में। हाँ, बिकॉज दिन में अब मैं नहीं हूँ तो किसी ने बोला अभी बेंजी ये कर रहा है। नहीं, वो हो गया आपका शायद फैमिली ग्रुप। हाँ, मतलब एक वो नहीं होता एक्सटेंडेड फैमिली ग्रुप, हाँ, रिश्तेदार, हाँ, बुआ, वो है, फूफा, हाँ, सब है। उसकी बात बताओ ना पर कुछ। मेरे घर वाले ना इस तरह के हैं नहीं। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली भी बहुत ही मतलब पढ़ी लिखे तो लोग होते ही हैं, पर बहुत ही वेरी अवेयर सिटीजन्स। नहीं, बिल्कुल। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। तो आपका वीडियो आता है कभी ग्रुप में? बिल्कुल भी नहीं। कोई डिस्कशन नहीं होता? कोई राय नहीं देता आपको उसमें कि ये कर लीजिए और ये मत करिए? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? ऐसा पॉसिबल हो सके? आप बताना नहीं चाहते? आप मेरा फोन उठा के देख लीजिए, कोई नहीं। तब तो बहुत सही। मैं ज्ञान बहुत देती रहती हूँ, नॉट पॉलिटिकल, बट लाइफ का ज्ञान। अब आज ही सवेरे कुछ एक मेरी कज़न और मेरी बात हो रही थी अबाउट
लाइफ, अबाउट फॉरगिविंग, अबाउट थिंग्स लाइक दैट। तो वो उस तरह का बातें होती हैं, लंबे लंबे फर्रे लिख रहे हैं हम और वो। इससे मुझे ध्यान आया, जब हम लाइफ की बात कर रहे हैं, तो आजकल सोशल मीडिया पे या वैसे भी बहुत सारी खबरें आती, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर भी बन गए हैं। हर तरह की एडवाइस अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। आपको सवेरे उठ के कौन सा हल्दी का शॉट पीना चाहिए या आंवले का, वहां से लेके कैसे सांस लेनी है, क्या कपड़े पहनने हैं, किस तरह का खाना खाना है, दिन भर कैसे जीना है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या करनी चाहिए, 5 चीजें जो कुत्ते के बारे में पता, मतलब इट इज जस्ट सो मच। मेरे पास एक मैसेज आता था, मुझे ध्यान है 1 या 2 महीने लगातार, मुझे नहीं पता था वो नंबर कहाँ से मिला, कौन था वो शख्स, अपनी वाइफ के साथ उसने पिक्चर लगाया हुआ था, वो मुझे सुबह मैसेज करता था, और वो गुलाब के फूल उस पर बना हुआ कि शुक्र की शुक्रिया करिए भगवान को कि आज आपने एक नई सुबह देखी। मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन शायद अगर व्हाट्सएप देखूंगी तो लगेगा है, पर मैं इस बात को मानती हूँ। मैं सवेरे उठकर मेरा पहला चीज होती है कि ईश्वर का शुक्रिया करना चाहिए कि आपने एक नई सवेरे देखी, आज आपने एक नया दिन दिया, उस दिन भर में मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे ये बहुत लगता है, बिकॉज मुझे लगता है हम सबसे ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड अपनी जिंदगी को करते हैं, और अगली सुबह आप ना देख पाए, और ये शायद पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आता है। मेरे भाई ने नहीं देखी थी, तो मुझे बहुत तब से है कि आप एक सुबह देख रहे हैं, ये भगवान की मेहर है। जब आप इमोशनली बातें करती हैं तो नहीं, इमोशनली नहीं मतलब इमोशनली इन द सेंस कि आप जो चीज़ें मानती हैं, जैसे अभी जिस बारे में हमारी बात हुई, आजकल जब आप सोशल मीडिया पर खबरें देखते हैं कि इतने करोड़ देने पड़ेंगे, ये हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, वो फैमिली से बहुत परेशान था, इसमें दोनों तरफ से, लड़के की तरफ से, लड़की की तरफ से भी होती है। आजकल रिलेशनशिप इतना टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों हो गया है कि अगर किसी ने किसी को बोल दिया, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे कल देख रहा था कि रील देखने से मना किया तो जहर मिला के खिला दिया। तो ये सच होता है? अब मतलब आप ऑफिशियली न्यूज़ देख रहे हैं तब तो सच ही है ना। पता नहीं क्या कारण है, मुझे लगता है टॉलरेंस, मुझे लगता है रिलेशनशिप्स शायद थोड़ी ट्रांजैक्शनल हो गई हैं, मुझे लगता है टॉलरेंस की कमी, और हर तरफ से, नॉट सिर्फ लड़की के अंदर। इसलिए मैं दोनों का बोला है। आई थिंक बॉय एंड द गर्ल, आई थिंक एंडिंग, आज ही मैं सवेरे किसी को ग्रुप पे बोल रही थी कि यू नो एंडिंग अ टाई या एंडिंग अ रिलेशनशिप इज ऑलवेज इजी ना। मेरी आपकी नहीं बनी, चल मैं आज से तेरे से बात नहीं करूंगा, खड़ा तुम अपने रास्ते में अपने, बट वहाँ पर रहकर उस पर वर्क करके उसको मेंड करना, चीज़ों को एक नए नज़रिए से देखना, आई थिंक people have lost the, I mean, I don't want to make a generic statement, but कहीं ना कहीं शायद the will to invest your time, your emotion, the will to, it all boils down to आप क्या दूसरे के नजरिए को समझना चाहते हैं। Right. और अगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर 2 व्यक्ति एक दूसरे के नजरिए को समझ जाएं तो वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल होती है, क्योंकि आप शायद अगर दूसरे के नजरिए को समझिएगा तो आप एम्पैथाइज करिएगा। अगर आपकी पत्नी चिड़चिड़ा रही है शाम को क्योंकि वो दिन भर घर पे रही है, उसने बच्चों को देखा, उसने घर के काम काज देखे हैं, वो सो नहीं पाई है, वाटर लीकेज हो गई, खाना बना, तमाम चीजें, और आप घर पे आके राजा साहब की तरह बैठ के टीवी देख रहे हो, तो आई थिंक वो चिड़चिड़ापन आप उसके नजरिए से देखिए। या उसका दूसरा नजरिया ये है कि आप एक वर्किंग वाइफ हैं, आप ऑफिस से काम करके आई हैं, आपके हस्बैंड भी काम करके आए हैं, आप एक साथ मिलकर, आई थिंक देयर आर, आई डोंट नो, आई मीन आई एम जस्ट, आई थिंक देयर इज अ लैक ऑफ पेशेंस एंड टॉलरेंस, क्योंकि और आई थिंक रिश्ता तोड़ना बहुत आसान हो गया है। पर मैं इसकी बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूं कि अगर आप एक अब्यूजिव रिलेशनशिप या अब्यूजिव मैरिज में हैं, यू मस्ट वॉक आउट। आपको एक्सप्लॉइट कोई कर रहा है, आपके साथ कोई फिजिकली या वर्बली अब्यूज कर रहा है, बिल्कुल आपको बिल्कुल इस देश के कानून ने ये सहूलियत दी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप्स पे वर्क करना कॉन्स्टेंटली जरूरी होता है। आई मीन टचवुड, आई हैव अ रियली गुड मैरिज। नहीं, मैंने भी देखा है, बट इट इज नॉट कि भाई मैं 10 साल से उनको जानती थी और फिर मेरी शादी को 20 साल हो गए, इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। आई थिंक बोथ ऑफ अस कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप, एंड बाय वर्क आई डोंट जस्ट मीन कि आप बैठकर डिसाइड कर रहे हैं, बट वर्क इज दैट इवन इफ आई हैव गॉन लेट, आई विल स्पेंड हाफ एन आवर सिटिंग विद हिम एंड चैटिंग, और यू नो इफ ही कम्स फ्रॉम एन ओवरसीज ट्रिप, ही विल एंश्योर कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन, और ये रिलेशनशिप सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नहीं है, ये आपके बच्चों के साथ है, ये ऑफिस में है, किसी के साथ भी, क्योंकि एम्पैथी बहुत जरूरी है। आप एम्पैथाइज करके दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुन रहे हैं, क्या आप दूसरे को अपने दिन का 10 मिनट दे सकते हैं उसकी सिर्फ, हो सकता है भड़ास निकलने को, कई बार ऐसा होता है, मोहब्बत की कमी है दुनिया में, मोहब्बत हो जाएगी तो सब कुछ ठीक है। क्या राहुल गांधी की वो लाइन क्या है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ।
कभी कभी क्या लाइन एपिक हो जाती है ना, ये ऐतिहासिक लाइन हो गई है, बिल्कुल। मतलब मोहब्बत जब भी जिंदाबाद। मोहब्बत की बात आती है ना तो वो लाइन क्लिक करती है अल्टीमेट। खैर आप एपिक लीडर है हमारे। हाँ, कोई कोई खासियत बताओ राहुल गांधी की जो आपको सबसे, मतलब ऐसे तो ऑब्वियसली आपके लीडर हैं, हिज करेज। ऑब्वियसली इस टाइम में तो शेर आदमी है, बहादुर, जबरदस्त बहादुर है, और डरते बिल्कुल नहीं है। और मेरे लिए ना ये बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि मैं खुद करेज को बहुत ऊंचा मानती हूँ। आई थिंक एनीबडी हु कैन वॉक विद द करेज ऑफ हिज कन्विक्शंस, वो बड़ा आदमी होता है। आप समझौता किसी कीमत पे नहीं करेंगे क्योंकि आपको लगता है आप सही के साथ हैं, तो वो उसके लिए एक अलग कलेजा चाहिए। अच्छा, आप सोशल मीडिया चीफ हैं, आप हैंडल करती हैं, तो कुछ कुछ ना लोग जो होते हैं जो इस सोशल मीडिया युग में आगे आना चाह रहे हैं, मतलब 4 प्लेटफॉर्म है बेसिकली, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और फेसबुक। तो अब आप चला रही हैं और आपका सोशल मीडिया बहुत अच्छा चल रहा है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी सब पीछे हैं, तो लोगों ने मुझसे बोला कि सुप्रिया मैम से कुछ कुछ चीज़ें पूछ लेना, तो उससे ये पता चल जाएगा ट्रेड सीक्रेट्स। हाँ कि कैसे आपने हाईजैक कर रखा है सोशल मीडिया को, एल्गोरिथम को कैसे समझा है आपने। तो मैं चारों प्लेटफॉर्म का छोटा छोटा पूछ लूँ आपसे, कोई दिक्कत हाँ तो नहीं? बिल्कुल, पूछिए, कौन सी ट्रेड सीक्रेट है? पहले आप बताइए, चलिए आप यूट्यूब से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, अच्छा यूट्यूब पे भी जब आप जाएंगे ना तो सर्च करते हैं, जैसे आप यूट्यूब डालते हैं तो वहाँ आ जाता है कि मोनेटाइज कैसे करें यूट्यूब चैनल को, तो मोनेटाइजेशन का आई क्राइटेरिया? थिंक अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ वॉच आवर्स। 10,000 फॉलोअर्स, राइट, और 4,000 घंटे घंटे का का वॉच वॉच होगा तो आपका मोनेटाइज हो जाएगा। uh, अब रुक जाइए, अब आते हैं इंस्टाग्राम पे रीच कैसे बढ़ाएं। अब मान लीजिए रोज रील डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे कौन है? इंस्टाग्राम पे यंग है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे यूथ है। इंस्टाग्राम पे यूथ उसी न्यूज कंटेंट को ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब अलग तरीके से ट्रीट करता है, इंस्टाग्राम अलग तरीके से करता है। तो आप कितना यूथ फोकस्ड या कंटेंट बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स चलती हैं आजकल, स्क्रोल्स भी चल रहे हैं। पहले हैशटैग्स बहुत चलते थे, अभी हैशटैग्स बाहर हो गए, अभी एसईओ में कीवर्ड्स हैं। तो आई थिंक इंस्टा का कंटेंट डिपेंड करता है कि आपका 18 से 25 साल का व्यक्ति आपका कंटेंट देखेगा कि नहीं देखेगा, और अगर वो देखने को तैयार है तो आपका कंटेंट हिट है। ओके, सो बेसिकली कंटेंट कोई भी हो आप थोड़ा सा उसको इंस्टाग्राम के हिसाब से बनाइए। हाउ विल यू स्पीक टू एन 18-year-old? आप 50 साल के व्यक्ति से और 18 साल के व्यक्ति से एक डिफरेंट टोन में बात करिएगा, तो टोनालिटी का डिफरेंस होता है। ओके, और ट्विटर पे मैं बाद में आऊँगा क्योंकि वो तो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करती हैं, आपको पता ही होगा। फेसबुक का क्या, मतलब कैसे फॉलोइंग बढ़ाएं, क्या करें फेसबुक पे? तो फेसबुक ने भी रील्स को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। फेसबुक पे भी अब वीडियो फर्स्ट प्लेटफॉर्म है टोटली। फेसबुक का एल्गोरिदम लेकिन थोड़ा लोगों को समझ में कम आता है। और फेसबुक ने अभी अभी जो मैं देख रही हूँ फेसबुक पे ट्रेंड, उन्होंने पॉलिटिकल कंटेंट काफ़ी सप्रेस किया हुआ है। नॉट जस्ट हमारा, मैं अदर पॉलिटिकल पार्टीज का देख रही हूँ, क्योंकि शायद वो क्रिएटर कंटेंट ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल क्रिएटर्स का कंटेंट ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। तो फेसबुक वो कर रहा है। Facebook is also an extremely polarizing content, because फेसबुक पे शायद मुझे ऐसा लगता है कि एल्गोरिदम जो है फेसबुक की वो एक सर्टेन वे में लोगों को समझ में नहीं आती, बट मुझे ऐसा लगता है फेसबुक रील्स, वीडियोस को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है प्लेटफॉर्म के साथ फेसबुक का जो स्पेसिफिक, जैसे यूट्यूब है वीडियो प्लेटफॉर्म हो गया, इंस्टाग्राम है आपका रील, नहीं, बट फेसबुक भी बनना तो चाह रहा है। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। और जैसे आपका ट्विटर है तो वहाँ पे आप पोस्ट लिखते हैं, आप न्यूज़ के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं। फेसबुक का आई थिंक वो डिसाइड नहीं कर पाए, मतलब अभी भी वो उस जोन में जहाँ पे, और उन्होंने जो भी किया अभी, उन्होंने पॉलिटिकल कंटेंट क्योंकि सप्रेस कर दिया है, तो आप समझ भी नहीं पाए। क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर है तो आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों का अच्छा, बट पॉलिटिकल कंटेंट का उतना नहीं है अभी। मतलब है, आई एम नॉट सेइंग नहीं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया, बट उसकी एल्गोरिदम में लोचा रहता है। ओके, अब आते हैं ट्विटर पे। तो ट्विटर बेसिकली जब से एक्स हो गया है और जब से उस पे पैसे आना शुरू हो गए, मोनेटाइजेशन शुरू हो गया, तब से बहुत लोगों ने क्या क्या शुरू कर दिया है। राइट, वो आ गए हैं। तो ऑब्वियसली उस पे अगर कोई आना चाहे और अपनी रीच बढ़ाना चाहे तो वीडियोस पहले करने चाहिए पोस्ट। देखिए, मुझे ऐसा लगता है ट्विटर पर आप जितना न्यूज ओरिएंटेड, और वो बहुत देन एंड नाउ का है, कोई खबर आई उसका तुरंत आप रिएक्शन दे दीजिएगा टाइमलीनेस से, तो वो बिल्कुल ही वायरल हो जाएगा। वीडियोस, ट्विटर भी बहुत वीडियोस प्रमोट कर रहा है। ट्विटर अब लॉन्ग फॉर्मेट राइटिंग प्रमोट करता है, शॉर्ट उतनी नहीं प्रमोट करता है। पहले ट्विटर सोचिए 180 शब्दों में, अब तो वो उतना, वो 1800 खर्रे लिख रहे हैं लोग। मेरा अपना मानना है, मे बी दिस इज माय ओपिनियन,
कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, वो ट्विटर हो, वो फेसबुक हो, वो यूट्यूब हो, वो इंस्टा हो, कंटेंट इज द किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कंटेंट चलेगा। अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है तो आप कितना भी एसईओ कर लीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आप कितना भी टैगिंग कर लीजिए, कितना भी हैशटैग्स लगा दीजिए, कितना भी ट्रेंडिंग वर्ड्स डाल दीजिए, अगर आपके कंटेंट में दम है तो कंटेंट चल जाता है। और इसीलिए कांग्रेस का कंटेंट बीजेपी से ज्यादा चलता है, एंगेजमेंट ज्यादा है हर प्लेटफॉर्म पे। राहुल गांधी जी का कंटेंट मोदी जी से कहीं ज्यादा चलता है, एंगेजमेंट ज्यादा है। थोड़ा आगे आगे बोलूं तो मेरा कंटेंट मेरे प्रतिद्वंदियों से काफी ज्यादा चलता है, बिकॉज एंगेजमेंट ज्यादा है। तो मुझे लगता है कंटेंट में दम होना जरूरी है और न्यूज वैल्यू होनी जरूरी है। अब जो चीज 4 दिन पहले हुई है उस पर आप अभी बोल रहे हो तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। काफी समझ हो गई आपको। नहीं समझ क्या है, मतलब जो कर रहे हैं सुबह से शाम तक, तो इतनी भी अगर समझना हो तो। अच्छा, आपके सामने प्रतिद्वंदी अमित मालवीय के बारे में क्या सोचती हैं आप? वो किस तरीके से? मैं उनके बारे में क्यों सोचूंगी? नहीं, क्योंकि आप कई बार I utilize my life and time नहीं, better। बट कई बार आप फाइट करती हुई दिखती हैं ना सोशल मीडिया पे। मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोचती, मुझे उन पर थोड़ा तरस आता है, दुख होता है उनके लिए। उनको फेक न्यूज़ का सहारा लेना पड़ता है, उनको लोगों के बारे में काट काट के वीडियोस काट छाट के चलाने पड़ते हैं, उनको मोदी जी के, अडानी के व्यक्तिगत मामलों को डिफेंड करना पड़ता है। वो मोदी और बीजेपी से ज़्यादा अडानी के प्रवक्ता कभी कभी सुनाई देते हैं, उनके ऊपर मुझे तरस आता है। सैड लाइफ। अच्छा, ऐसा होता ना कि जब आप सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो जैसे उनके ऊपर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि उन्हीं के ऊपर नहीं, बीजेपी के बहुत सारे लोग, उनको दे रियली नीड लव इन देयर लाइव्स। बहुत नफरत है उनकी जिंदगी में हो, सोशल मीडिया पे ना दिखता हो। दिख जाता है, अगर आपके जिंदगी में मोहब्बत होती है तो दिखती है। ये बात लोग आपके लिए भी बोलते हैं कि आप इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? मैं बिल्कुल नहीं रहती हूँ। आज तो टीवी में डिबेट में थोड़ा आउटरेज होना और लाइफ में क्या अंतर होता है? मेरे सोशल मीडिया पे तो कोई नहीं बोलता। अच्छा, सोशल मीडिया पे ही एक और मेरा सवाल आ रहा है, वो ये कि जैसे मैं क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, मैं मतलब क्रिकेट लवर हूँ, तो मैं हर 1-2 घंटे पे, जैसे अभी चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा है, फिर आपका आईपीएल आने वाला है, तो क्या चल रहा है, तो मैं क्रिक जॉन्स करके एक अकाउंट है, वो सबसे फास्ट है, तो मैं फट से उस पर जाता हूँ, मैं चेक करता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ। हाँ ना, स्कोर नहीं, मतलब अपडेट्स भी, इंटरनली अपडेट्स क्रिकेट की आ रही हैं वो, तो वो मुझे क्रिकेट में सबसे बेस्ट अकाउंट लगता है। ऐसे ही यूट्यूब पे मैं किसी को फॉलो करता हूँ। आप किन लोगों को फॉलो करती हैं, मतलब जिनको आप मतलब वॉच करती हो कि हाँ ये आया है? तो मैं ये इस ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगी लेकिन मैं कांग्रेस के अकाउंट्स को फॉलो करती हूँ, मैं राहुल जी के नहीं, वो तो आपका चल ही रहा है, प्रियंका जी के अकाउंट्स को करती हूँ फॉलो। न्यूज़ के लिए आप मतलब ऐसे? नो, आई वॉच अ लॉट ऑफ न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, न्यूज़ चैनल्स की जो साइट्स हैं। ट्विटर पे बहुत अच्छा लिखते हैं लोग, बहुत ज्ञान है ट्विटर पे अगर आप पढ़ना चाहिए। फेसबुक पर भी है, वीडियोस बहुत अच्छे एक्सप्लेनर वीडियोस यूट्यूब पर हैं। कुछ एक ट्रेंडिंग कंटेंट जो आपको लगता है कि ये चीज़ घर पे कैसे समझाई जाए या बच्चों को कैसे समझाई जाए, वो आपको इंस्टा पे मिलती है। देयर आर लॉट्स ऑफ अकाउंट्स आई फॉलो, आई विल नॉट लाई। देयर आर वेरी गुड अकाउंट्स जहाँ से बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत आपको आइडियाज़ आते हैं। पर इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि कुछ के नाम लूँगी और बाकियों को नाराज़ करूँगी। हाँ, ये पॉइंट है, इसीलिए आप नहीं ले रही। ठीक है, समझ गया मैं। अच्छा, जब सोशल मीडिया की आप बात कर रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जब कोई पोस्ट होता है या जब कोई वीडियोस आते हैं, उसको लेके जो फ्लैग होते हैं, फ्लैग पोस्ट कर दिया जाता है ना किसी का, जैसे अकाउंट सस्पेंड कर देना या बाकी चीज़ें होती हैं, तो ये पार्टी के साथ भी कभी हुआ है आपकी, या मतलब कभी इस चीज़ से नहीं, एक नई चीज़ शुरू हो गई कि हम स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं और हमारा वीडियो कोई और लगा के दूसरों को स्ट्राइक भेज रहा है। तो ये सब बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स है और ये सब करने से बाज आना चाहिए। फिर हमें प्लेटफॉर्म को बोलना पड़ता है, वो सब होता है। बट आई थिंक मेरे खुद के अकाउंट के साथ हुआ था, मतलब मेरे अकाउंट, इंस्टा अकाउंट में प्रॉब्लम थी बिकॉज मैं आईएनसी का कंटेंट लगा रही थी। तो मैंने कहा भैया अगर मैं आईएनसी का कंटेंट नहीं लगाऊंगी सोशल मीडिया हेड तो कौन लगाएगा। तो इस तरह की एल्गोरिदम्स कभी कभी गलत होते हैं प्लेटफॉर्म्स के। और फिर ये स्ट्राइकिंग की जो बात है, मतलब बंदे ने हमारा वीडियो लगाया और वो फिर स्ट्राइक कर रहा है सबको, किसी को और मतलब हाँ आईएनसी का वीडियो लगा के तुम कैसे स्ट्राइक करो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हमने कंप्लेंट भी करी, 2-4 अकाउंट सस्पेंड भी कराए। पर होता है, आई थिंक एल्गोरिदम्स की भी कभी कभी गड़बड़ी होती है, कभी कभी लोग भी मैनिपुलेट करते हैं। ओके, सो इन चारों प्लेटफॉर्म में आपके लिए सबसे इजी नहीं है सोशल मीडिया। हाँ, ऑब्वियसली वो बड़ा, जितना दूर रहो उतना अच्छा, खैर आप तो दूर रह नहीं सकती हैं। मतलब आपके लिए इन चारों प्लेटफॉर्म में सबसे आपको इजी कौन सा लगता है, जो आपको लगता है ये एकदम परफेक्ट? मैं बहुत ट्विटर फर्स्ट हूँ क्योंकि ओपिनियनेटेड हूँ।
फटाक से लिखना, कुछ भी करना। मैं बहुत ट्विटर फर्स्ट हूँ। वीडियोस करती हूँ तो वो सारे ही प्लेटफॉर्म्स पे लगा देती हूँ। मैं अपना सारा सोशल मीडिया खुद करती हूँ। आई राइट व्हाट आई, वो पोस्ट से भी आपकी समझ आता है, जो मेरे शब्द है वही दिखते हैं। तो मैं लिखती खुद हूँ, मैं पोस्ट भी खुद करती हूँ। और एक ऐसा वाकया हुआ कि कोई और पोस्ट कर रहा था और उस बेवकूफ ने गलत किया और उससे वो कंगना वाला इंसिडेंट हुआ था ना। तो उससे मतलब मैंने ट्विटर पे, मैं जो भी लिखती थी ट्विटर पे पहले लिखती थी और फिर बाकी वहां पे कॉपी पेस्ट कुछ कर देते थे। उन्होंने कुछ गलत किया और उसकी वजह से वो हुआ और मुझे उस बात का दुख है कि ऐसा हुआ। तो मैं जो भी आप देख रहे हैं वो मेरा क्रिएशन है, मेरा वीडियो है। और मेरी क्योंकि फोटोजेनिक तो नहीं कहूंगी, फोटोग्राफिक मेमोरी है, तो जो मैं लिखती हूँ और कई बार ऑफिस में भी लोग कहते हैं आपको याद, जो खुद आप लिख रहे हैं वो आपको याद रहेगा ही, क्योंकि आपको, आपने किस लय में लिखा है, आपने किस तरह से लिखा है, आपको पता है, आपने किन शब्दों का प्रयोग किया। तो मैं वीडियो भी अपने खुद ही रिकॉर्ड करती हूँ। एक मेरे पास पुराना सैमसंग का फोन है, उस पर मैं अपने सारे वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ खुद ही। एडिट क्या करना है, इन आउट लगाना है। अच्छा, ये भी आप सीख गई होंगी ना? नहीं, ये तो मैं टीवी जर्नलिस्ट थी ना, नहीं, सब आता है। जो फोन पे एडिटिंग होती है, हाँ, उसमें क्या इन आउट लगाना है, ये अच्छा। सब मैं बहुत। अभी हम इसकी बात कर रहे थे ना, सोशल मीडिया की, और आपने बोला कि गलत पोस्ट हो जाता है। ये पिक्चर आपको याद है? हाँ बिल्कुल याद है। ये मतलब मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, 4 जून 2024। ये फोटो मतलब आपका, बीजेपी कहीं पे भी जीते, कांग्रेस कहीं पे लूज करे, किसी का रिजल्ट आया हो, किसी के लिए कुछ मुंडन हो रहा हो, कहीं भी हो रहा हो, सोशल मीडिया पे हर दूसरे दिन ये पिक्चर देखने को मिल जाती है। ये पिक्चर कब की है, मतलब ये वीडियो कब का है? इसमें से स्टिल लगाया जाता है और कुछ कुछ चीज़ें की जाती हैं। इस पिक्चर के बारे में, इस वीडियो के बारे में पहले तो मैं आपको ये रिएक्शन बता दूं कि मुझे कैसा लगता है ये देखकर। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। आप पहले तो है नहीं ऐसे, तो मुझे बहुत लोगों ने दिखाया और कभी कभी आप स्क्रॉल करते हैं तो आप दिख ही जाता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं इतनी जरूरी हूँ बीजेपी के लिए कि अपनी जीत में मोदी जी को लगाने के बजाय मुझे लगा के ट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि मैं, आई एम रियली हर्ट। बट कांग्रेस के हार पे भी यही लगाते हैं। किसमें? कांग्रेस। हाँ, क्योंकि मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि मैं जरूरी हूं उनके लिए, क्योंकि मैंने उनकी नाक में दम किया हुआ है, ये मुझे पता है। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से, मुझे पता है मैंने उनकी नाक में दम किया। तो मुझे तो बड़ा इंपॉर्टेंट फील होता है। अगर ये सब होना बंद हो जाए तो आपको लगेगा अरे यार कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये 4 जून की बात है, 2024 की। इलेक्शन रिजल्ट आए थे और लोकसभा जनरल इलेक्शन रिजल्ट, और नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा करके 240 पर सिमट गए थे और आज वो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा कि बहुत टफ इलेक्शन हमने फाइट किया। हमारे बैंक अकाउंट सीज थे। मुझे पता थी कितनी किल्लत थी पैसे की उस दौरान। मुझे पता था कि एजेंसीज बिल्कुल अपने प्रचंड रूप दिखा रही थी। मुझे पता था कि चुनाव आयोग विपक्ष की बात नहीं सुन रहा था। इंडिया गठबंधन में हम लोग कैसे साथ आए थे सब लोग, कितना सैक्रिफाइस हुआ था। राहुल जी ने कितनी मेहनत करी थी, प्रियंका जी ने कितनी मेहनत करी थी, खरगे जी इस उम्र में कितनी मेहनत कर रहे थे, गर्मी के चिलचिलाती गर्मी, हम लोग खुद भी कैंपेन्स पे जा रहे थे। तो उसके बाद जब ये रिजल्ट आया तो ये बहुत सुखद था। सुखद इसलिए था क्योंकि ये देश जो है उसने मोदी जी की नकेल कस दी। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी। पूर्ण बहुमत की सरकार तो छोड़ दीजिए, 272 तो छोड़ दीजिए, अच्छा, उस समय 240 तो आज गठबंधन की सरकार चला रहे। तो जब मैं ऑफिस में आई तो मेरी सोशल मीडिया टीम ने बहुत काम किया था, बहुत मेहनत करी थी। और मुझे याद है हम लोग 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक बैठे रहते थे और हम लोग और सुबह से काम शुरू होता था। और वाकई में बीजेपी की नाक में दम किया हुआ था सोशल मीडिया ने भी, बाकी कांग्रेस पार्टी की तरह और हमारी लीडरशिप की तरह। तो जब मैं आई तो मुझे अच्छा लगा। मैंने अपनी और मैं थोड़ी इमोशनल थी बिकॉज मैंने एक व्यक्ति को लड़ते हुए देखा था और हर साजिश, हर षड्यंत्र से लड़ते हुए उनको देखा था, राहुल जी को। तो मैं इमोशनल थी, मैं बहुत खुश थी, मैंने ऐसा किया। कोई बात नहीं। अगर बीजेपी को अपनी जीत पर और हमारी हार पे सबसे पहले मैं याद आ रही हूँ तो मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ उनके लिए। मतलब इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि ट्रोलिंग के मामले में आप एकदम पक्की हो चुके हैं, करते रहो, मैं रुकने और डरने वाली नहीं। एक बार एक ऋचा चड्ढा का मैं शो देख रही थी, उसमें उसने बड़ी पते की बात कही थी। उसने कहा चंडीगढ़ में बैठा चिंटू मेरे बारे में क्या कह रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वैसे ही मेरा एटीट्यूड होना भी चाहिए, मुझे लगता है कि फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेरे सामने आएंगे तो मुझे पता है आधे से ज्यादा ट्रोल करते हैं, क्योंकि मैं उन लोगों को पहचानती हूँ। ऐसा नहीं है कितनी बेवकूफ, मैं लोगों को पहचान, वो मेरे साथ सेल्फी खिंचाएंगे और मेरे पीछे जाके आप ट्रोल करेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, वो होता है कभी कभी जो लोग सेल्फी लेके जाते हैं, पिक्चर लेके जाते हैं और फिर जाके कि आज सोशल मीडिया हाँ बिल्कुल, आज राहुल जी गाड़ी से निकल रहे हैं, आप एकदम से वहां पे खड़े हुए पीछे करने के पहले, तो आप कहते हैं कि आज राहुल जी से बहुत गहन चर्चा हुई राजनीति पे, आज सुप्रिया जी से सोशल मीडिया पर और कम्युनिकेशन पे। ठीक है, इसमें क्या है? वो मैंने बड़ा देखा है कि
पर लोग अगर खुश हो रहे हैं तो ठीक है। नहीं, लोग ज्यादा लिख देते हैं कभी कभी। वो कहते हैं कि वो आज सुप्रिया जी से बात हुई 2024 के जब इलेक्शन में जो कांग्रेस की हार हुई है उसको लेके काफी पॉइंट बद्ध तरीके से चर्चा हुई, उस चर्चा में ये पॉइंट्स हमने उठाए। आपके पिक्चर के साथ भी ऐसा होता होगा? अब किसी को अगर ऐसा लिख के खुशी मिल रही है तो ठीक है, क्या है। एसी चलाऊं कि ठीक हाँ, है? चला सकते हैं। थोड़ा सा गर्म हो रहा है। तो अब मैं पॉलिटिकल सवाल पूछूंगा। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक मैं बातें कर रहा था। मैं एक्चुअली मतलब ऐसे रिकॉर्डिंग तो कर रहे थे ना? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं बेसिकली इंट्रोडक्शन दे के ऐसे इंटरव्यू शुरू नहीं करना चाह रहा था, पॉडकास्ट शुरू नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मैं लोगों को ये बताना और दिखाना चाह रहा था कि सुप्रिया शनीत कुछ ऐसी ही हैं, बातें नॉर्मली भी करती हैं। इसमें क्या है? नहीं, लोगों को लगता है कि मुझे कई सारे लोग मिलते हैं कि वो मैडम तो हमेशा गुस्से में ही रहती हैं, किसी को भी सुना देती हैं, किसी की सुनती नहीं है। तो मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा ऐसा किसी की। हाँ, अब अभी आपने ऋचा चड्ढा की बात की तो मुझे ध्यान आया, आप आजकल कौन सी वेब सीरीज देख रही हैं या? नहीं, जब से बेंजी आया मैं बिल्कुल टीवी नहीं देख पा रही हूँ। बंद मूवी घर जाके मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, मैं उसके साथ खेलती रहती हूँ। और फिर ऐसा नहीं, वो बिना मेरे उधर सोएगा नहीं। और फिर वो जहाँ पे मैं यूजुअली अपना देखती हूँ, जो हमारी डेन है वहाँ पे लाइब्रेरी भी है, तो वो बुक्स काटता है, तो मैंने कहा छोड़ दो, कोई बात। अच्छा, आप जब डिबेट करती हैं, ये कई सारे लोग जानना चाहते हैं, और आपके सामने जब बीजेपी प्रवक्ता होते हैं, वो डिबेट मतलब हीटेड डिबेट जो चलती हैं, बड़ा मज़ा आता है उनको सुन के, और बड़े बड़े चंक्स उसके वायरल होते हैं। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि बीजेपी का कौन सा ऐसा स्पोक पर्सन है जिसको पटकनी देकर, मतलब जिसको आपको लगता हो कि इनकी कलाई मुझे खोलनी है, ऐसा कौन सा स्पोक पर्सन है? या ऐसा कोई स्पोक पर्सन जिसके साथ आपको लगता हो कि बहुत सभ्य है, इनके साथ डिबेट करके मुझे ठीक लगता है, या फिर कोई भी चले? नहीं, सभ्य कौन है उनके यहाँ? ये तो नहीं, थोड़ा अगर हर चीज में क्राइटेरिया रहता है ना कि भाई लेवल्स होते सभ्य हैं। तो नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी किसी भी डिबेट में आपको मजा तब आता है जब सामने वाला भी प्रिपेयर होकर आए। अब सामने वाला व्हाट्सएप का ही फर्जी ज्ञान पढ़ रहा है, सामने वाला वही झूठ बोल रहा है जो हम आरएसएस के मुंह से सुनते जा रहे हैं, सामने वाले ने बोला नहीं कि आप उसकी कलई खोले दे रहे हैं, तब फिर डिबेट में वो सबसे ज्यादा मजा किसके साथ आता है? मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिपेंड करता है ऑन अलग अलग टॉपिक्स। इकोनॉमिक टॉपिक्स पे कुछ लोग और हैं, सोशल, मतलब बीजेपी के लोग पढ़ लिख कर नहीं आते हैं, बीजेपी के लोगों को आंकड़े का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। बीजेपी को लगता है, और बीजेपी के जो सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध लोग माने जाते हैं उनके तो फैक्ट चेक सोशल मीडिया पर ही होते रहते हैं, कई बार तो मैं भी कर देती हूँ, तो वो मज़ा आता है। बहुत प्रबुद्ध जनता है बीजेपी की, देखिएगा आप टीवी। नहीं, तो मतलब आप बताना नहीं चाह रही वैसे? मतलब मुझे लगता है बीजेपी के लोग ड्रामा ज़्यादा करते हैं, डिबेट कम करते हैं। वो रसोड़े में क्या था, अब इसी पर मुझे याद है, इस पे डिबेट हो रहा है, ये क्या कॉन्सर्ट, मतलब आप अपने ऑडियंस को कितना मूर्ख समझ रहे हैं कि आप इस तरह की उल जलुल की बातें करके, हाथ नचा नचा के, आंखें नचा, अरे आप अपने ऑडियंस को या अपने जो वोटर है उनको थोड़ी तो बट मैम, कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है, मतलब मेरा मानना ये है कि आप, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये ड्रामे के लिए नहीं आई हूँ। नहीं, और वो बहुत कॉन्ट्रास्ट दिख जाता है आपको। हाँ, आई एग्री कि कभी कभी ऐसा होता है कि फैक्चुअली बातें नहीं होती है, इधर की बात उधर रखना हो जाता है। लेकिन जब मैं तो थोड़ा एंकरों को भी टाइट कर देती हूँ। हाँ, एंकरों में आपका फेवरेट एंकर कौन है? आप जाहिर सी बात नहीं बताएंगी। नहीं, फेवरेट ऐसा कोई नहीं है, मतलब मुझे वो एंकर अच्छे लगते हैं जो ये ना करे, सुप्रिया जी फलाना जी, सुप्रिया, वो एंकर बिल्कुल बेकार लगते हैं। थोड़ा आप भी पढ़ लिख कर आइए, थोड़े आप भी फैक्ट्स दीजिए। मुझे वो एंकर पसंद है जो मुझसे तल्ख सवाल पूछे। अगर आपको कांग्रेस की कुछ खामी पूछनी बिल्कुल पूछिए मुझसे, पर आप बीजेपी के लिए वो किड ग्लव पहन के और फूल के फाये से वो क्या है चरण। अच्छा, एक बात बताइए कि आप मीडिया में रह चुकी हैं, कितना मीडिया चेंज हुआ है आपके देखते देखते? और ये नॉर्मली बताइए, आप ऐसे नहीं कि आप स्पोक पर्सन बन के बैठी हैं। बहुत 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 इन टर्म्स कैसे? मतलब एक लाइन में आपको बता देती हूँ। जब हम लोग जर्नलिस्ट थे, जब हम एडिटर थे, तो हम न्यूज़ रूम चलाते थे। फ़ोन भले आ जाता था, मैसेज आ जाता था, न्यूज़ रूम एडिटर चलाता था। न्यूज़ रूम एडिटोरियल टीम चलाती थी। कौन सी स्टोरी कहाँ पर जाएगी, किसका टेक लगेगा, क्या हेडलाइन बनेगी, ये एडिटर डिसाइड करता था। और बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी एज एन एंकर कि आप पढ़कर सही सवाल पूछिए, दोनों पक्षों से पूछिए। अब न्यूज़ रूम जो है वो व्हाट्सएप के फर्रे से पीएमओ का चपरासी चला रहा है, ये अंतर है, और वो दिखता है अंतर। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट थी तो पीआईबी की अभी भी कभी कभी रिलीजेस कहीं कहीं दिख जाती हैं मुझे, जो फीडबैक वहाँ पे आ रहा है बीजेपी के प्रवक्ताओं को, वो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रहा है चैनलों पर, उन्हीं की भाषा में, भाषा तक नहीं बदलते हैं। ये कैसे हो सकता है? बहुत चेंज हो गया मीडिया। नहीं, मीडिया सवाल नहीं पूछता। मैं आपको, आप डिबेट तो छोड़ दीजिए ना, मीडिया के दिग्गज एंकर, बड़े बड़े स्टार्स रुपए पर बहुत कटाक्ष करते थे,
पेट्रोल डीजल के दामों पर बोलते थे, तब तो पेट्रोल 1-1 रुपए का बढ़ता था, बहुत कटाक्ष करते थे महंगाई पर, महंगाई डायन खाए जाते, तो हम सबका फेवरेट गाना ही था, चलता रहता था। अब उनके मुंह से रुपया, डॉलर, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, महंगाई, कुछ निकलता ही नहीं है। अगर अब आप उनसे महंगाई की मान लीजिए आप बात लाइए भी, तो आपसे, लेकिन आपके यहाँ शासन काल में क्या था, तो कवर फायरिंग देने में मशगूल इसमें है। ऐसा आपको लगता है कि मतलब जो न्यूज़ एंकर हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसमें जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, बेसिकली आपको उनको टारगेट करना चाहिए रादर देन कि आप न्यूज़ एंकर, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है, उनको जो बोलने के लिए कहा जाएगा वो वही बोलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई न्यूज़ एंकर जो सैलरीड है वो आज कुछ भी बोल देगा जाके, उसका मालिक को कुछ नहीं बोलेगा। मुझे लगता है कि मालिकों का नहीं इन्फ्लुएंस। नहीं, मैं बिल्कुल इस बारे में आपसे सहमत हूं कि कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ मीडिया ने हाँ बहुत चेंज किया है मीडिया को। क्योंकि जो कॉर्पोरेट कंट्रोल्ड मीडिया है, अडानी जी के लिए क्या है मीडिया, उनका चिल्लर चेंज है। अंबानी जी के लिए मीडिया क्या है, चिल्लर चेंज है। ये उनको सरकार को खुश रखने के लिए, विपक्ष से अपने स्कोर सेटल करने के साधन है। लैंग्वेज देख लीजिए आप, विपक्ष के लिए क्या बोलते हैं और बीजेपी के लिए क्या बोलते हैं। ये मैं मानती हूं आपसे, लेकिन इन्हीं एंकर्स को अगर पर्वत से कूदने के लिए कहा जाएगा तो कूद थोड़ी पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार एंकर्स अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी से ज्यादा जाकर अपनी वफादारी साबित करने में जुट जाते हैं, और ये मैंने कई बार देखा है। शायद मालिक ने उतना कहा भी ना हो, लेकिन भैया हम बहुत वफादार। और कई बार तो मैं ये देखती हूँ कि कई न्यूज रूम्स में क्या है, बहुत सारे चरण चुंबक हैं, एक तो उन्हीं में कंपटीशन लगा रहता है कि नहीं मैं ज्यादा नफरत उगल सकता हूं या तुम ज्यादा उगल सकते हो, यही कंपटीशन लगा रहता है। तो ऐसा नहीं है, अगर एंकर चाहे तो शो बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ एंकर करते भी है शो, ऐसा नहीं, बट नहीं है। आप ये इसमें ये भी होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे आए थे, कई सारे लोग यूट्यूब चैनल पे आ गए जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में थे, कि जिन्होंने कुछ करने की कोशिश करी तो उनको वहाँ से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया। तो शायद इसीलिए बाकी के जो लोग हैं, शायद आपकी सत्ता आएगी तो फिर वो आपके हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि हम शायद उस, हमारा डीएनए ही नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम उस तरह की काम कर पाएंगे। हमारी सत्ता आएगी तब क्या होगा पता नहीं। मेरे पास तो एक है ब्राउन डायरी, उसमें मैं लिखती रहती हूँ चीज़ें, नाम, वक्तव्य। मैं तो राहुल जी की तरह इतने बड़े हृदय की नहीं हूँ कि सबको माफ़ कर वो दो। अभी लोग कहेंगे कि सुप्रिया ने धमकी दे रही हैं। बिल्कुल धमकी नहीं दे रही हूँ। जो चीज़ें बुरी लगती हैं वो तो लिखनी चाहिए। आपने उस समय देश के लिए क्या कहा, आपने नेहरू जी के लिए क्या कहा, अच्छा, आपको क्या आपने लगता है राहुल जी मैम के कि लिए क्या कहा। मतलब जिस तरीके से सिस्टम रन कर रहा है, कांग्रेस This भी run cannot continue forever. I hope at मैं some उसी पे आ stage रहा हूँ, media या realizes डेफिनेटली। this. तो मतलब मैं सिस्टम से, मैं बाकी चीज़ों की बात कर और रहा ये हूँ, चाहे मैं बिल्कुल भी इंटिमिडेट करने के लिए नहीं, बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि खुद का भी तो गिरेबां कोई चीज़ होती है ना, कि जिस दिन सरकार पलटेगी, ये अधिकतर चरण चुंबक, अधिकतर जो नोएडा के कमांडो वॉरियर जिनको मैं कहती हूँ, खड़े हो जाते हैं मोदी जी के लिए कवर फायरिंग करने के लिए। इनको भी तो लगेगा ना कि हम क्या कर रहे हैं। इनके बच्चे क्या कहते होंगे घर पर इनसे कि पापा आप एक पर्टिकुलर समुदाय को लगातार गाली देते हैं, क्या ये ठीक है? पता नहीं। आई एम जस्ट आस्किंग अ क्वेश्चन। मैं अपनी। या पता नहीं, बड़े गाड़ियों में, मोटी सैलरी पैकेजेस में शायद इसका फर्क नहीं पड़ता राइट होगा। राइट, इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि अब लेकिन समाज से जुदा होकर कोई नहीं रह सकता है। अगर आप समाज में नफरत घोल रहे हैं तो वो नफरत आपके पास आती जरूर है, इन सम फॉर्म। मैं अपनी एक बार एक फैमिली मतलब मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। ये जो एंकर्स हैं, बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं ये लोग, तो इनके नीचे कभी कभी लोग जो लिखते हैं, इनके बच्चे तो पढ़ते होंगे ना। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है घर पे सवाल भी पूछ लेते होंगे। पता नहीं, पूछना चाहिए। पूछ लेते होंगे। आपके घर पर कभी पूछा जाता है कि मम्मी क्या, मम्मा क्या ये आप बढ़िया था? अच्छा, आप बाय द वे, इससे मैं ध्यान आया, आपके ड्राइवर से एक दिन मैं ऐसी बात कर रहा था, तो वो मैम आएंगी, तो मैं बोला कि यार एक बात बताओ मुझे, पहले जब मैं, क्योंकि वो आपके साथ बहुत टाइम से हैं, हाँ, तो मैंने बोला कि जब 20 साल हो गए। हाँ, मैं कहा जब जर्नलिज्म में थी तब वाली लाइफ अच्छी थी कि ये वाली लाइफ अच्छी है? तो एक सेकंड का पॉज लिया, फिर कहते हैं मुझे लगता है वो वाली ठीक थी, घर पे ज़्यादा टाइम देती थी। तो अभी ऐसा रहता है कि आप कम टाइम दे पाती हैं, या बच्चे कभी बोलते हैं कि मुझे नहीं पता उसने कहा था। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी लाइफ में ये बिल्कुल नहीं कि हाँ है मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू प्रायोरिटाइज। आप अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं, उसी से आपका टाइम निर्धारित होता है। मेरे ब्रदर नहीं है, उनकी 25th एनिवर्सरी थी। वी डिसाइडेड वी आर गोइंग टू गो फॉर अ वेकेशन। हमने 2 दिन ऑफ लिए और हम चले गए, मैं, मेरी भाभी, बच्चे, मेरे हस्बैंड, बेंजी।
हम चले गए इसमें। मतलब आपको प्रायोरिटाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें। अपने लिए टाइम निकालती हैं आप? उतना नहीं जितना निकालना चाहूँ, शायद सबसे ज़्यादा तवज्जो कम अपने आप को देती हूँ, जबकि अपने आप को ज़्यादा स्पेशली देनी हेल्थ को लेकर मैं थोड़ा सा अभी बिकॉज बहुत सोच रही हूँ, तो आई एम श्योर आई स्टार्ट वर्किंग। मतलब एक बात मुझे किसी ने अभी हाल फिलहाल कही तो मुझे वो चुभ गई बात, पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं नहीं, प्लीज़ बोलिए ना। तो मैं ना बहुत विल पावर मेरी बड़ी स्ट्रांग है। अगर मैंने जैसे कोई चीज़ ठान ली तो फिर मैं वो करके रहूँगी, चाहे वो कोई नई चीज़ सीखनी हो या कुछ चीज़ हासिल करनी हो। आई एम वेरी स्ट्रांग विल्ड, और मुझे कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं करती है, फिर वही फोकसली। बहुत फोकस्ड। तो मुझे किसी ने एक दिन कहा कि यू हैव सच अ स्ट्रांग विल पावर, देयर इज नथिंग, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ही सेड टू मी दैट देयर इज नथिंग दैट यू कैन सेट योर आइज एंड नॉट अचीव, व्हाट्स विद योर वेट। मतलब मैं बहुत दुबली पतली होती थी, तो मुझे वो बात चुभी कहीं, और ये चुभा कि ये वो मेरा फेलियर है। आई हैव बिकम वेरी कैलस टुवर्ड्स माई ओन हेल्थ, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। तो अभी मैं एक्टिवली इस बारे में कुछ क्या कर रही हैं आप? मैंने योगा शुरू किया है। कितने बजे उठती हैं आप सुबह? नहीं, सुबह तो मैं जब भी उठूँ मैं योगा करती हूँ 8 बजे। अच्छा, 8 बजे योगा करती हैं। ब्रेकफास्ट योगा में क्या सर होता आते है? हैं। अच्छा, योगा सर आते हैं? और क्या, कितनी देर तो करती क्या हैं? मैं यूट्यूब पे देख के अरे थोड़ी अरे योगा आजकल कर लेते हैं लोग। नहीं हाँ। नहीं नहीं, वो योगा सर आते हैं, उनसे पहले मैं बैठ के पॉलिटिक्स डिस्कस करती हूँ। और उनसे भी पॉलिटिक्स, सुबह सुबह अरे वो इतना पॉलिटिक्स। सुबह सुबह ज्ञान देते हैं मुझे, ये हुआ वो हुआ, आपको यहाँ देखा था वहाँ देखा था, वो सब करते हैं। फिर वो योगा कराते हैं, फिर वो एक्यू पंक्चर और एक्यू प्रेशर भी जानते हैं। तो कई बारी आपको, जैसे मुझे थोड़ा सा हाथ में इतनी टाइपिंग होती है कि कई बारी नस चढ़ जाती है, तो वो सब कराते हैं। तो योगा शुरू किया मैंने, पर मैंने कोविड के दौरान करीब 28 kgs वेट लूज़ किया था। अच्छा। और वो मैंने सिर्फ वॉकिंग से किया था। मैं 2 घंटे मतलब बिल्कुल सनक में चलती थी, वो मेरा बंद हो वो गया। तो बेस्ट है, वॉक अगर आप करते हैं। एंड आई उससे थॉट आई अच्छा गॉट माई बेस्ट आइडियाज देन, मेरे बेस्ट लाइंस मैं बेस्ट हाँ, लिखती तब थी। राइट राइट। तो मैं आई थिंक मैं वो रिज्यूम करूँगी। ओके, तो ब्रेकफास्ट में क्या होता है आपके? डिपेंड करता है, मतलब आई कैसा लाइक खाना है? इंडियन। मतलब मतलब कुछ तो होता पोहा है हो जो- गया। अगर आप हेल्थ की बात कर रही हैं तो फिर हेल्थ के हिसाब से खाती पोहा हैं या नहीं, फिर? अभी तो ऐसा कुछ इतना हेल्दी नहीं खा रही हूँ। मेरी हेल्थ में खाने का रोल नहीं है। मेरी हेल्थ में बट लोग करते हैं इसलिए मैंने पूछा नहीं, मेरी कि हेल्थ में डाइटिंग खाने का रोल नहीं है, मेरी हेल्थ में मीठे का रोल है। मीठा आप ज्यादा खाती हैं, कम खाती हैं? बहुत ज़्यादा क्या मीठा फेवरेट क्या बहुत है? पसंद, इंडियन मीठा क्या क्या? सब कुछ, रसमलाई, उफ। बूंदी का लड्डू, जलेबी, हम्म, आ, वो सब पसंद है। ओके। और और मीठा जब खा रही हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये मीठा मतलब ऐसा कभी भी क्रेविंग होती है या फिर रात के खाने के बाद रात के खाने के बाद मीठा खाती हैं? एक चीज़ बहुत गलत है, शायद बहुत डे लंबा होता है, तो जब तक आप घर पहुंचते हैं तो आपका कंफर्ट सिर्फ खाना है उस टाइम पे, वो छूट जाए तो शाम का खाना। हाँ, वो तो सारे लोग बोलते हैं कि अगर रात का खाना आपने छोड़ दिया तो वैसे ही आप फिट रहते हैं। तो डिनर, सॉरी, अभी मैं लंच पे आऊँ, तो लंच में क्या खा रही हैं आजकल आप? नहीं, लंच में वही इंडियन। दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप क्या खाना चाहती हैं और एक आपको क्या खिलाया जा रहा है फैमिली की तरफ से। तो आप क्या खाना चाहती हैं? नहीं, और घर वाले तो बहुत हेल्दी देते हैं, सैलेड, दही, दाल, राइस, रोटी, सब्जी। वेजिटेरियन हूँ तो उस तरह का खाना, कभी पुलाव। छोले भटूरे खाती हैं? पहले खाती थी बहुत ऑफिस में, अब तो नहीं। बंद कर दिए? क्यों? समोसा भी खा लेती थी शाम को। अब यही लगता है कि मतलब थोड़ा दुबला होना चाहिए। बट उसके लिए आपको योगा के बाद फिर वॉक करना चाहिए मेरे ख्याल से, वो हाँ, ज़्यादा वही बेस्ट है। वही करने को, वो भी कहते हैं रोज की वॉक। अभी बेंची को टहलाने जा रही हूँ नीचे अच्छा, आप तो वो आजकल, बाहर निकलने लग गया पर तो। वो उसके साथ वॉक नहीं हो सकती, वो इधर खींच रहा है, आप इधर। मैं कहती हूँ वो कोर एक्सरसाइज कराता रहता है, इतनी स्ट्रेंथ लगती है उसको खींचने में। पर हाँ, करना चाहिए। ओके, एक टास्क दूं आपको एंड छोटा सा। स्पेशली बिकॉज आई वाज अ वेरी फिट पर्सन, मैं एथलीट रही हूँ। तो बताइए मुझे, बताइए बताइए जरा। आई वाज एन एथलीट। मैंने स्कूल कॉलेज में मैं जैवलिन करती थी, शॉट पुट करती थी, वॉलीबॉल खेलती थी, बास्केटबॉल खेलती थी, रिलेज करती थी। तो उसके उस हिसाब से तो मैंने, मतलब आई हैव रियली स्टेट लेवल पे थी या फिर? हाँ हाँ, कॉलेज, स्कूल, स्टेट बहुत खेला है मैंने। ये नया है, मुझे नहीं पता था इस बारे में। हम जानते हैं। तो ये जो आपने दो तीन चीज़ें बताई, उसके अलावा? मेरी मदर स्पोर्ट्स पर्सन थी। अच्छा, हाँ, ओके, तो ये वहाँ से आया। हाँ। क्रिकेट देखती हैं? इतना घर पे क्रिकेट देखा जाता है कि मैं आजिज आ चुकी हूँ। रणजी तो हमारे यहाँ देखा जाएगा, विमेंस लीग भी देखा जाएगा, आईपीएल चैंपियंस ट्रॉफी आजकल चल हाँ, रही है। शुरू हो गया है। मतलब हमारे घर की मील्स और हमारे घर के आने जाने के प्लान्स, अभी ये आज ये वो मैच है, आज नहीं जा सकते, आज ये वो है, तो अभी मैं आजिज आ गई हूँ। एक ज़माने में क्रिकेट बहुत फॉलो किया, बहुत देखा, हाँ, आपने? बहुत। ओह, यू हैव नो आइडिया। टिल अबाउट 2013 2014 आई वाज एन एविड क्रिकेट वॉचर। मैं भी हर गेम देखती थी।
अभी एक तो टाइम भी तो नहीं उस है। समय जब आप देखती थी, उस समय कौन आपका फेवरेट हुआ करता था? I used to like Sachin a lot. I like Virat a lot now. I used to like Dhoni's temperament a lot. सौरव गांगुली, मुझे वो लॉर्ड्स का हाँ, टी शर्ट वाला। वो अच्छे प्लेयर्स, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, आई मीन व्हाट अ ग्रेट टेक्निकल प्लेयर, वीवीएस लक्ष्मण। हाँ, फिर तो ठीक है। या मतलब आई क्रिकेट यूज्ड की टू आपकी वॉच अ समझ लॉट ऑफ अच्छी है। क्रिकेट। मेरे जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तो थोड़ी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। सो देयर आर क्रिकेटर्स हु आर माय फ्रेंड्स आल्सो। वेंकटपति राजू लेफ्ट आर्म स्पिनर हाँ होते थे, हाँ हाँ। वो ठीक ठाक मेरे दोस्त हैं। और कौन है? अच्छा, दोस्त बताइए, ऐसे दोस्त बताइए जो बड़े लोग नहीं, होते हैं। कोई मेरे बड़े प्लीज लोग प्लीज दोस्त नहीं है, आप प्लीज मैम मेरे बताइए दोस्त ना। हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये मेरे कहाँ से कहाँ बोल दिया, अरे इसको बताइए। एडिट आउट कर दीजिएगा। बताइए, बॉलीवुड में बेचारे आप- उनके ऊपर कोई गाज ना गिर जाए। नहीं, उसमें क्या गाज गिरना है? नहीं, मतलब मेरे आप, कोई दोस्त नहीं है बॉलीवुड में, कौन दोस्त होगा मेरा? ऐसा नहीं हो सकता मैम। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं बताएंगे आप? थोड़ा बहुत जो लोगों को जानती हूँ, पर दोस्ती थोड़ी है। मैं दोस्त शब्द को बहुत लाइटली यूज नहीं करती हूँ। अक्वेंटेंस है और Okay, दोस्ती में बातचीत अलग होती है होता है। जिनसे। बातचीत तो बहुतों से होती है। किससे? अच्छा, आपका फेवरेट, अच्छा शायद हम पिछले, अच्छा ये दूसरा पॉडकास्ट है आपके साथ बाय द वे। जब मैंने शुरू किया था, ये सेकंड सीजन इसको बोल सकते हैं। फर्स्ट सीजन में बड़ा मैंने आपके हड़काया साथ- गया मुझे घर पे, घर वालों ने मुझे बड़ी ग्रीफ दी। लेकिन आपको पता है कि वो पॉडकास्ट वो चला बहुत, बहुत चला, और उसमें जो चीजें आपने शायद बोली थी, घर वालों ने मुझे बड़ी ग्रीफ दी। आपने क्यों हमारा नाम लिया? मैंने कहा क्यों, तुम्हें बताना था? मैंने कहा अरे वो हम ऐसे ही नॉर्मल बात करते थे, मुझे क्या पता था ये सब रिकॉर्ड होके उसमें चला बहुत रिकॉर्ड जाएगा। हुआ था, और वो बहुत अच्छा चला था। उससे कई सारी स्टोरीज में देखता हूँ, जब आप मतलब ऐसा बनता है कि सुप्रिया शनित के बारे में जानिए, तो वो चंक्स आज भी उसमें निकल के आते हैं। आपने बड़ा अच्छा वो इंटरव्यू किया था, तो उसमें शायद आपने बताया था शाहरुख खान। हाँ, है ना? पर मैं जब वो पॉडकास्ट एक दिन मैंने जब वो देखा था, जब आपने मुझे लिंक भेजा था, जब मैंने वो पॉडकास्ट देखा तो मुझे लगा मैं इरफान खान का नाम लेना कैसे भूल गई। लाइक इरफान खान इज वन एक्टर जिनको मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा देखती हूँ। ही इज लाइक दैट गुड फॉर मी। और मुझे याद, मतलब मैंने बाद में कहा मैंने उनका नाम लेना कैसे भूल गई। मे बी बिकॉज आई डोंट इवन सी हिम एज एन एक्टर। एक्चुअली उनके साथ मेरा एक थोड़ा सा वाक्या भी है। प्लीज बताइए। Irfan Khan is like for me very very good, you know. Shahrukh is on spectrum and Irfan. तो माई फर्स्ट कज़न, मेरा बहुत ही, वी वर वेरी क्लोज, उसको न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर हुआ, जो इरफान साहब को भी हुआ था। और उसको लंदन हम जब रेफ़र करना चाह रहे थे तो उसी डॉक्टर के पास जाना चाह रहे थे जिनके पास इरफान जी गए थे। तो आई गॉट इन टच विद हिम एंड थ्रू हिम एक्चुअली हिज वाइफ। तो उन्होंने मुझे उनका काफ़ी लो डाउन दिया, उनके कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब दिए थे। और बट इट वॉज अ वेरी रेयर कैंसर। और मेरे कज़न की तो 6 months में, एंड आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, 6 months के अंदर डेथ हो गई थी। और उनकी डेथ के शायद 2 या 3 महीने बाद ही इरफान जी का भी इंतकाल हो गया। तो मेरे लिए ना वो बहुत, आई स्टिल रिमेंबर आई क्राइड दैट डे। इट वॉज अ वेरी पर्सनल जोल्ट बिकॉज दैट वन रेयर कैंसर कंज्यूम द 2 people आई। तो मेरा उनसे थोड़ा उस तरह का भी एक वो था। बट क्या मतलब, क्या एक्टिंग, मतलब दे आर द ओजीज, द गॉड्स ऑफ एक्टिंग। हाँ, आंखों से एक्टिंग कर डालते थे। मतलब शब्दों को 2 शब्द बोलकर ही पूरा स्क्रीन का, मतलब कमाल एक्टर मतलब थे। पीकू में मुझे लगता है कि जितना दीपिका जी ने अच्छा काम किया या जितना उस मतलब, और इरफान जी का तो इरफान जी का क्या है ना कि इरफान अगर कहीं खड़े हैं ना, वही अपने आप में वो अपने शॉट आप में है। एक्टिंग, वो करेक्टर ऐसा मतलब कभी भी आपको नहीं लगा अगर वो एक उनकी पिक्चर है, आपने देखी होगी, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश हिंदी मीडियम करके कुछ है। हाँ, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कुछ ऐसे। 2 आई थी उनकी। ओह, क्या पिक्चर है वो। मतलब आप ऐसे बहुत सारे लोगों को दिल्ली में जानते हैं जो ऐसे हैं, तो बहुत मतलब वो गजब के acting। उनका मैं देखता हूँ कि रेंज देखिए आप, पान सिंह तोमर पकड़िए आप एक, ओह, वहां से फिर आप इधर आइए, उसके बाद में करीब करीब उनकी एक सिंगल फिल्म है, हाँ, वो आप फिल्म देख लीजिए। उसके बाद में आप तिग्मांशु धूलिया की उनकी फिल्म देखिए, जो मैं हासिल बहुत उनकी बढ़िया। फिल्म देखिए, तो आपको मकबूल, मकबूल, ओफो क्या मकबूल तो खैर मुझे ऐसा लगता है कि मकबूल तो एवरी स्टूडेंट ऑफ सिनेमा को देखनी बन चाहिए। गई, वो बन गई, वो कुछ वो ऐसी ऐसे फिल्म है। मास्टरपीसेस बनते नहीं 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 होते मतलब हैं। पंकज कपूर जी को देखिए आप, तब्बू जी को देखिए। उस मामले में मुझे ऐसा लगता है कि विशाल भारद्वाज का स्कूल ऑफ एक्टिंग जो है, जो उनका सिनेमा है, राइट, वो रियली गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ एन एक्टर। लाइक आई रिमेंबर हैदर, अरे अब शाहिद कपूर एंड हैदर। मुझे ध्यान है कि जब आप आई थिंक ओमकारा भी उन्हीं की डायरेक्शन बनी हुई फिल्म है। गजब गजब की सैफ अली खान का अगर मुझे लंगड़ा कोई character- त्यागी। लंगड़ा त्यागी से बेस्ट उन्होंने एक्टिंग शायद नहीं की है। और आई थिंक वो जो बन गई ना फिल्म, सो फ्रेश, लाइक ओ अल्टीमेट कैरेक्टर था। तो आई स्टिल रिमेंबर दैट विजुअल जिसमें अजय देवगन जी अपनी वाइफ को स्मॉदर करते हैं,
मतलब मुझे अभी भी वो विजुअल याद करके वो होता है इतना। विशाल भारद्वाज तो खैर इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म मेकर्स। आपको मतलब आप किस तरीके का सिनेमा आपको अट्रैक्ट करता है, मतलब आप किस डिपेंड्स ऑन मूड, बट थोड़ा सा सीरियस सिनेमा। सीरियस मुझे सिनेमा, थोड़ा रियलिस्टिक flaky- सिनेमा, हाँ। या मतलब उस तरीके की फिल्में रियलिस्टिक थोड़ी ज्यादा attract करती प्रेफर है। करती हैं? आपको करण जौहर वाला ड्रामा नहीं वो भी अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। करण जौहर से मैंने 2-3 बार उनसे मिली हूँ, इंटरव्यू किए हैं उनके मैंने डावोस वगैरह में। उनका भी सिनेमा अच्छा है, मजा आया, कभी खुशी कभी गम ओहो, देखकर। उनकी भी कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है, कुछ बहुत कुछ हुआ तो पूरे देश को ही अभी कुछ अभी कुछ हाल हो फिलहाल में गया। उन्होंने एक रणबीर आलिया के साथ फिल्म बनाई थी, मैं कौन नाम सी? बोल रहा हूँ, रणबीर रणबीर के साथ और आलिया के साथ एक फिल्म बनाई थी, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका। ब्रह्मास्त्र तो उनकी नहीं थी। रणबीर सिंह। ओह आई नो, रानी प्रेम कहानी, रानी हाँ की प्रेम हाँ, कहानी ऐसी कुछ समथिंग। था नाम, मैं नाम भूल रहा हूँ। क्या बढ़िया फिल्म थी। मतलब करण जौहर की जब आप फिल्म देखने जा रहे हैं ना, सारा टेंशन वेंशन छोड़ दीजिए, उस फिल्म में खो जाइए, आप उनकी दुनिया में पहुंचिए, और उसके बाद अलग में ही देखिए, दुनिया है। अलग ही दुनिया रहती है करण जौहर की। मैं बड़ा मतलब मुझे बड़ा अच्छे, और मेरा ये है ना कि मैं, सिनेमा को मुझे लगता है बहुत क्रिटिकल लेंस से नहीं देखना चाहिए। लोग देखते हैं मतलब जिनका काम है जिनका कि काम है ठीक है, बट मतलब आप, आई थिंक इट्स एंटरटेनमेंट, सो व्हाटएवर रॉक्स योर बोट। या मैंने देखी, मतलब मुझे ध्यान है कि पुष्पा 2 आई, तो जब आपने देखी है? नहीं, आपने नहीं देखी, आप शायद देखेंगी भी नहीं। मैं उस तरह की मूवीज नहीं देख पाती हूँ। क्यों? मतलब मुझे ना बहुत लार्जर देन, जैसे वो बाहुबली, हाँ, वो बाबा रे, उसको इतनी बार घर वालों ने देखा, सब कुछ, मैं नहीं देख पाई। टू टू लार्जर देन लाइफ मूवीज है वो मेरे नहीं लिए। बट आपको देखनी चाहिए थी। सिनेमा में जब आप देखने जाते हैं, मतलब हॉल में जब इन मूवीज को आप देखने जाते हो ना, पुष्पा 2 मैंने देखी, तो जब वो फिल्म शुरू हो रही है पहले सीन से और लास्ट के सीन तक, आप पिक्चर देख के आएंगे, अगर आप बाहर आके उसको बोलेंगे ये पिक्चर में क्या था, तो शायद आप नहीं बता पाएंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है हो पाना। लेकिन जब आप देख रहे हैं ना, तो पहले सीन से लास्ट सीन तक वो इतना ड्रामेटिक सिनेमा है ना कि आप वो देख मजा आता जाएंगे, है देखने मजा में। आता है देखने में। एक हीरो है, वो 50 ट्रकों सिनेमैटिक से, एक्सेलेंस है हाँ, उसमें। लेकिन उसमें परफेक्शन भी है, मतलब आप आई कन्विंस। थिंक वो जो सिनेमा है ना, जहाँ पर एक हीरो 50 लोगों से लड़ रहा है, बंदूक की गोली आ रही है तो वो इधर हो गया और शूट करके जाके सीधे उसको लग गई, वो पता नहीं, मतलब अच्छा होता होगा। वो बड़ा ड्रामा, ऐसे ही बाहुबली, हालांकि बाहुबली तो अपने आप में बहुत क्रिएटिव फिल्म में माना जाता है उसको, बाहुबली को बहुत अच्छा माना जाता है। तो आपका बेसिकली थोड़ा सीरियस सिनेमा रहता है। मजा आता है देखने में वो। मुझे लगता है कि मैं ना, जो जो फिल्में आती हैं जिसमें मुझे लगता है कि कॉमेडी है, ड्रामा है, जैसे मुझे मेन स्ट्रीम पिक्चरें बहुत ज़्यादा, मैं हॉल में नहीं जाऊंगी, पर मैं नॉन मेन स्ट्रीम हॉल में जाके देखना चाहती हूँ। अब तो आ भी रही हैं, मतलब बहुत सारी फिल्में आ रही, अब मतलब आने लग गई हैं। पीछे तो नहीं आती थी, एक आध आती थी, बट अब तो काफ़ी सारी ऐसी पिक्चर आ और रही मुझे हैं। ऐसा लगता है ओटीटी ने बहुत अच्छा टैलेंट दिया है। ओ, ओटीटी ने तो टैलेंट की भरमार कर दी है। पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी हो गए, अभी मैं देख रही हूँ, मैंने पाताल लोक देखा नहीं है, हाँ, वो पर अहलावत। अहलावत जी, ओहो, जगदीप अहलावत, हाँ, क्या क्या एक्टिंग है उन लोगों की। यस यस यस। अम, ये आपके अभी जो इन्होंने गोदरा पे विजय बनाई थी, वर्मा बहुत विजय अच्छी चल वर्मा, रही है। हाँ, गोदरा पे बनाई थी लड़के, मैसी, विक्रांत मैसी, उसने भी मतलब उसका मुझे वेब सीरीज, प्रोपेगेंडा पिक्चर से वो थोड़ी अलग सी है, वो वो है। प्रोपेगेंडा में फंस गए या उन्होंने वो बनाया, वो अलग इशू हो सकता है, बट उनकी उनकी फिल्म, 12th फेल मुझे बहुत हाँ, अच्छी लगी थी। अच्छी फिल्म थी। उससे पहले उन्होंने अच्छा मिर्जापुर, सिनेमा किया है। उन्होंने एक वो मूवी करी है मिर्जापुर, तो एक उन्होंने तापसी पन्नू के साथ मूवी करी थी, ओहो, हसीना दिलरुबा। हसीना दिलरुबा, वो उसका कितने ट्विस्ट सेकंड, एंड प्लॉट्स है उस मूवी ओ में। हो, अल्टीमेट। उसका सेकंड सेकंड फिल्म जो आई थी वो देखा आपने, पार्ट 2 सीक्वल आया, सीक्वल है। हाँ हाँ, वो जिसमें पानी में कूद जाते हैं कुछ, हाँ वो देखा। ओहो, अल्टीमेट। तो मतलब सिनेमा भी बदला है, प्लस सिनेमा को लेके जो सोच है ना लोगों की, चॉइसेस हैं अभी। बहुत ज़्यादा है। आपके पास इतना कंटेंट आ रहा है कि आप क्या देखना चाहते हो, आपके हाथ में है, आप वो सिनेमा देखिए। अच्छा, लोगों का ऐसा कहना है कि जब आप डिबेट करती हैं तो बहुत गुस्से में रहती हैं, तो मैं आपको एक टास्क डरना दे रहा हूँ। चाहिए सबको थोड़ा। हाँ, नहीं डरने, आई थिंक वो डराती नहीं है आप, आपका वो तरीका हो सकता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, जब आप टीवी पे अपने थॉट्स के साथ जाती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बताऊं क्यों, मैं गुस्से में तो बिल्कुल नहीं रहती हूँ, आप मुझे जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दिन का 1 घंटा निकाल कर एक शो देखने आए हैं, अब वहाँ पर वही उल जलूल बातें ही हो रही है, तो ऑडियंस का भी टाइम बर्बाद हो रहा है, मेरा भी इंटेलेक्ट बर्बाद। अगर मैं गई हूँ तो मैं 3-4 घंटे पढ़ के आंकड़े लेके कुछ करके गई हूँ, मैं वहाँ पे तेरा तेरा तू कर, ये क्या है भाई, मेरे लिए वो टाइम वेस्ट है। तो मैं सीरियसली जाती हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला भी थोड़ी सीरियसनेस दिखाएगा। ओके, तो टास्क मैं देता हूँ छोटा सा आपको, कि कोई भी एक टॉपिक है, जैसे न्यूज़ एंकर मैं हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप डिबेट शो में या आप घर से लाइव जुड़ी हुई हैं,
मैंने पूछा कि सुप्रिया शनेत आप ये बताइए कि अमेरिका से पहली बार अवैध प्रवासी नहीं आए हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं। अब आपको ये इसका जवाब देना है, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं देना जिस तरीके से आप देती हैं। आप नॉर्मल मुझे बताइए इस खबर के बारे में। नहीं तो मैं नॉर्मली बोलती हूँ, मैं नहीं नहीं, abnormal थोड़ी आप बोलती गुस्से हूँ। में बोलती हैं, ऐसा लोगों को मानना है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपने देश के लोगों को हथकड़ी और बेड़ी पहने देखकर ये गुस्सा आता है। ये गुस्सा आ रहा है। क्योंकि मुझे आता है नहीं नहीं, गुस्सा। बट ये टास्क है ना, वो तो ठीक है। क्या है टीवी पे टास्क? टास्क ये है कि यही खबर आपको आराम से बतानी है, नॉर्मली मोदी जी बतानी है। अमेरिका गए थे तो वहाँ अपने मित्र से मिले थे, डोनाल्ड से मिले थे, तो खाना आना भी हुआ वहाँ पर। फिर डोनाल्ड से उन्होंने पता नहीं बोला कि नहीं बोला, लेकिन डोनाल्ड तो फिर भी हमारे लोगों को हथकड़ियाँ पहनाकर बेड़ियाँ पहनाकर भेज रहे हैं। पता नहीं मोदी जी को ये सब देख के बुरा क्यों नहीं लगता है। लगना तो चाहिए। चाइना के साथ तो ऐसी हिमाकत नहीं कर पा रहा अमेरिका। पता नहीं मोदी जी थोड़े दब से बुझ से गए हैं। अच्छा, मजा नहीं आता ना इसमें, मुझे भी नहीं आ रहा सीरियसली। तो अब आप उसी हिसाब से बताइए। नहीं, ये मैं नहीं, 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 बिकॉज मुझे उस बात से बहुत आवेश है, मुझे उस बात से बहुत गुस्सा है। हिंदुस्तानियों को बेड़ियां पहनाने की औकात इस दुनिया में किसी की नहीं है, और हिंदुस्तानियों को ना सिर्फ बेड़ियां पहनाई जा रही हैं, हथकड़ी डाली जा रही है, महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा है, हमारे सिख भाइयों की पगड़ी खोली जा रही है, और इस पे सरकार को गुस्सा नहीं आ रहा है, इस पे सरकार को नाराजगी नहीं आ रही है, सरकार अपना विरोध नहीं जता। आप क्या करने अमेरिका गए थे? मेगा मीगा मागा करने गए थे? क्या करने गए थे अमेरिका? आप नहीं, मैं सीरियसली कह रही हूं, आप अमेरिका गए और वहां पर आप ट्रंप को ये नहीं बता पाए कि हम दुनिया का एक बड़ा देश है, हमारा बड़ा मार्केट है, अगर हम आपका सामान खरीदना बंद कर दें तो आपका भट्टा बैठ जाएगा। आप हमारे लोगों के साथ ये मत करिए, या मानवीयता। उनको आप डिटेंशन सेंटर में रख रहे हैं, उनको बाथरूम नहीं जाने दे रहे हैं, औरतों को नहीं। ये क्या तरीके है? चाइना एक प्लेन नहीं उतर पा रहा है अमेरिका का। तो मुझे इस बात का बहुत गुस्सा है, और मैं इसको बिल्कुल भी उपहास का विषय नहीं मानती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश को बिल्कुल फेल कर दिया है। बड़ी बड़ी बातें वहां रुकवा देते हैं, पप्पा लोगों का आना इस तरह से नहीं रुकवा पा रहे। शर्म आनी चाहिए इस देश को। ओके, देख लिया आप लोगों ने, गुस्से में भी। नहीं, ये जेन्युइन गुस्सा ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि मोदी जी गए थे अमेरिका, पता नहीं क्या करने गए थे, तो मागा मीगा उन्होंने मेगा क्या करने। ट्रम्प से बात नहीं की होगी इस मसले पर? पता नहीं, लेकिन जो राष्ट्रपति ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी के साथ किया, अपने बगल में खड़ा करके उनका जो अपमान किया, वो एक व्यक्ति का अपमान नहीं किया, उन्होंने 143 करोड़ भारतीयों का अपमान किया। उनके मुंह पर बोला मैं आपको टैरिफ लगाऊंगा, आपके लिए सवाल है जवाब मैं दूंगा। ये किस तरह का व्यवहार था? और मोदी जी को इस पे कोई आपत्ति नहीं, वो मागा मीगा मेगा करते रहे। सवाल पूछा गया अडानी पे, मोदी जी ने कहा ये व्यक्तिगत मामला है। बिल्कुल व्यक्तिगत मामला नहीं है ये। अमेरिका में फ्रॉड किया उस व्यक्ति ने, उसके खिलाफ वारंट इशू है, आपको चिट्ठी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने अमेरिका जाकर अपने पद की गरिमा और हिंदुस्तान के साथ अपमान होने दिया। इस बात का दुख है मुझे। तो गाने आप सुनती हैं? सुनती हूँ। गुनगुनाती हैं? अब आप समझ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं गाने गुनगुनाती हूँ, लेकिन आपके लिए बिल्कुल नहीं गुनगुनाऊंगी। मेरे लिए नहीं, ये मेरे ख्याल से नहीं, आपके व्यूअर्स के लिए भी नहीं। मैं व्यूअर्स बुरा मान जाएंगे। नहीं, कोई अच्छा, गाना तो ऐसा रहता कोई है ना, बात नहीं, बुरा मान जाइए, मैं कान पकड़ देख। नहीं, मैं बहुत बुरा गाती हूँ। अरे सब बुरा गाते आई हैं। लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक। मैं रॉक बहुत सुनती हूँ, मैं गजलें बहुत सुनती हूँ, मैं भजन बहुत सुनती हूँ। सुबह तो भजन लगा देती हूँ। कौन सा भजन चलता है? बहुत सारे भजन है, कृष्ण जी के भजन बहुत ज्यादा सुनती हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे सब बेसुरे होते हैं, कुमार सानू कोई थोड़ा ना है मैं से। नहीं, मैं कुमार सानू बनना भी नहीं चाहती। कोई नहीं बन सकता ना मैम। मैं अच्छा, मुझे संगीत सुनना अच्छा लगता है। संगीत ये पॉलिटिकली हो रहे हैं आप, अब थोड़ा सा। नहीं, मैं गा नहीं सकती। असली सुप्रेशन तो तभी समझ में आएगा ना लोगों को। नहीं, थोड़ा सा मैम। अच्छा, कोई डायलॉग, फिल्मी डायलॉग, चलो ये तो कर सकते हो ना। फिल्मी डायलॉग तो ऐसे याद ही नहीं आएगा। कोई नहीं, आप आराम से याद करिए। इरफान खान का कोई ले लो आप, अगर आपको याद आ रहा है तो। अमिताभ बच्चन का ले लीजिए आप। उनके साथ बहुत ज्यादती होगी। शाहरुख खान के लीजिए, चलिए शाहरुख खान भी आपके फेवरेट। कौन से उनके आइकॉनिक डायलॉग्स हैं? किनके? इरफान खान के? शाहरुख खान के? हाँ, शाहरुख खान के बहुत है। छोटे छोटे शहरों में, छोटे शहरों में बड़ी नहीं, छोटे देशों में बड़ी बातें बड़े देशों में छोटी बातें होती रहती हैं। सेनोरिटी। तो इसको ना थोड़ा अच्छे से बोलेंगे तो वो रील में बढ़िया आएगा। बड़े देशों में, बड़े देश नहीं है, कुछ और है। बड़े देशों में छोटी मोटी बातें, छोटी बात। बड़े देशों में छोटी बातें होती रहती हैं। सेनोरिटा। कोई और? ऐसे तो याद नहीं है, ऐसे नहीं मुझे याद आएगा। जीते मरते हैं एक बार, वो झूठ था। वो खुद भी बोलते हैं कि वो झूठ था। आप एक बार जीते मरते, उन्होंने 2 बार शादी करी, वो झूठ था। हम जीते हैं एक बार, हम मरते एक बार, हम मोहब्बत भी एक बार करते हैं, वो झूठ था। वो आज करण जौहर भी मैं सुन रही थी कहीं पर किसी रील में, वो कह रहे थे कि मैंने गलत बोला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक उनका वो चलता है कि 60
मिनट ये आखिरी 7 मिनट चक दे इंडिया ओए वो कितना इंस्पायरिंग डायलॉग पावरफुल है है, वो, मजा जब जब लगता है ना उस आई समय लाइक जब शाहरुख खान इन दोस काइंड ऑफ रोल्स, यू नो, स्वदेश, चक दे हाँ। इंडिया। मुझे देवदास में वो बहुत अच्छे लगे। तो आपने ये देखी थी अभी हाल में जो उनकी फिल्म आई थी जवान, जवान पठान, हाँ बिल्कुल देखी थी? हाँ, क्या हॉल जाके। करेक्टर, मतलब शाहरुख खान ने लास्ट में जो ये 2 फिल्में दी है ना, मतलब उसके बाद 1-2 फिल्में और आई वो उतना मुझे उनके बारे में मोर देन हिज सिनेमा, आई थिंक द फैक्ट दैट ही इज अ रैंक आउटसाइडर और उन्होंने अपना एक बिल्कुल ये मुकाम हासिल किया, वो बहुत पसंद आता है। वो और भी कई सारे लोग हैं, मतलब शाहरुख खान ने शुरुआत करी आई थिंक वहां से हमको दिखता है, फिर पर अक्षय उस कुमार, मुकाम पर आउटसाइडर कोई नहीं पहुंचे। नहीं अक्षय कुमार हैं आई थिंक, वो भी नॉट, वो कहाँ आउटसाइडर ही शाहरुख खान की लीग में है क्या? नहीं। हाँ नहीं है, बट मतलब आउटसाइडर तो हाँ हैं ही, हाँ, ऑफ कोर्स मतलब उन्होंने भी काफी अपना एक मुकाम बनाया है, और एक वो इंटरव्यू भी किया था, आपको ध्यान होगा मोदी जी का। आम चूस के खाते हैं या हाँ काट वो के क्या ही खाते हैं। इंटरव्यू बन गया ना, क्यों किया होगा? क्योंकि अगर कोई पत्रकार करता तो मोदी जी से पूछता कि आपने एक भी नौकरी नहीं क्यों तो नहीं पत्रकार बनाई। आजकल वैसे भी नहीं पूछते हैं, पत्रकार कौन सा नहीं, पूछता है? पत्रकार भी पूछते हैं ना, पत्रकार पूछते हैं कि टॉनिक वॉनिक लेते हैं क्या, बटुआ रखते हैं क्या। रेडार में से जब मोदी जी ने बोला कि मुझे लगा बादल होंगे, रेडार देख नहीं पाएंगे, तो पत्रकार कुछ पूछता ही नहीं है, पत्रकार कहता है हाँ जी हाँ जी। ओके। अच्छा एक सवाल जो मेरे जहन में चलता है, कई सारे लोगों ने भी पूछा है कि राहुल गांधी, क्योंकि आप दोनों लोगों को बड़े अच्छे से जानती हैं, राजनीति को नहीं, मैं देखती हैं, किसी को अच्छे से नहीं 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 अच्छे से जानती। जानती हैं, मतलब राजनीति को आप फॉलो करती हैं, उन आपकी पार्टी के लीडर हैं दोनों लोग, तो दोनों लोगों की राजनीति में अगर आपको एक अंतर बताना हो, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी, दोनों की राजनीति करने के तरीके में, तो आपको क्या लगता है कि राहुल जी और प्रियंका जी में क्या वो एक डिफरेंस है? राहुल जी इज़ वेरी बिग पिक्चर, वो बड़ी समझ रखते हैं ग्लोबल अफेयर्स पे, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पे, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे, फॉरेन पॉलिसी पर, और वो एक बड़ा विजन, ही इज़ एन आइडियोलॉग इन दैट सेंस। प्रियंका जी की खासियत है कि वो इन सब के साथ बहुत माइन्यूशे में भी जाती हैं, वो बहुत बारीकियों में भी जाती हैं, और ये शायद उन दोनों में अंतर है। राहुल जी बहुत बड़ी एक वृहद सोच रखते हैं, फिर डेलीगेट करते हैं। प्रियंका जी की भी सोच बड़ी है, पर वो माइन्यूट डिटेल्स में भी बहुत जाती हैं। ओके, मतलब मैं वैसे पूछना चाह रहा था पर्सनली कि मतलब एक कोई एग्जांपल के तौर पे आप जैसे बताना चाहें कि ये प्रियंका जी पीस मेकर हैं, हाँ पीस मेकर है थोड़ी, जो लोग थोड़े परेशान हो जाते हैं, फलाने से दुखी हैं, तो राहुल जी तो बिल्कुल सबसे, अच्छा मुझे उनको कुछ चीज़ें बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं, तो वो राहुल नहीं है। गांधी के बारे में ये बोला जाता है कि उनको जो कहना होता है वो कहते हैं, उनको जो बोलना होता है बोलते हैं, शायद उनके लिए उनका ये माइनस पॉइंट है, क्यों? ऐसा पता नहीं, ऐसा लोग बोलते हैं नहीं, कि ऐसा पॉलिटिक्स बिल्कुल में नहीं ऐसा है। नहीं होता है, पॉलिटिक्स में आप होते कुछ हैं, फिर आपको थोड़ा तो सा फिर आप राहुल गांधी नहीं होते हैं ना? राइट, मैं उसी पे आना चाह रहा हूँ, तो ये बात सच है? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी कह देते कुछ हैं, भी पर नहीं, उनका मतलब ही इज उनको ऑनेस्ट जो विद हिज ठीक लगता फीडबैक। है, उनको जो ठीक उनको लगता है। वो ऑनेस्ट है फीडबैक के साथ, अगर उनको लगता है किसी ने गलत किया तो वो बिल्कुल उस बात को बोलते हैं। और मुझे लगता है कि एज अ लीडर, अगर आप खुद ही अपने शब्दों को नाप तोल के बोल रहे हैं, फिर आप किस चीज, फिर लोगों को आईना कौन दिखाएगा? और मुझे लगता है कि बेबाकी से सच बोलना भी वही बोल सकता है जिसने खुद सच का सहारा लिया हो। और अगर मैं आपसे बोलूं, आप जाहिर सी बात है प्राइम मिनिस्टर में 50 खामियां निकाल देंगे, मैं अगर ये बोलूं कि कोई एक आपको ऐसी उनके अंदर स्ट्रेंथ दिखती है या कुछ ऐसी राजनीतिक अच्छाई दिखती है जिसको आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ लोगों को सीखनी राजनीतिक चाहिए, अच्छाई उनके अंदर कोई नहीं है। तो कोई वो स्ट्रेंथ? छोटे दिल से छोटे मन की क्षुद्र राजनीति करते हैं। नहीं वो तो आप बोलेंगे, मैं पहले ही नहीं बोल रहा बोलेंगे नहीं, हूँ, मैं नहीं देखती नहीं हूँ उनको आई करते एग्री, हुए। आई एग्री, वो आपका हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ कि कोई अगर एक पॉजिटिव, नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। एक आध तो गई मैम 3 बार प्राइम एक मिनिस्टर बन टाइम के था जब बड़ी अच्छी मार्केटिंग करते थे, लेकिन वो दौर निकल गया और अब उनकी मार्केटिंग भी ध्वस्त हो गई है, क्योंकि असलियत को आप कब तक कवर लगा कर दिखाइएगा? मार्केटिंग मतलब मतलब अपने 10 रुपए के काम को 1000 रुपए का बेचना, एक टाइम था जब वो करते थे। एक टाइम था जब वो अपने आप को बहुत दुनिया से बिल्कुल अलग दिखाते थे। फिर सबने देखा कि अडानी की इधर से उधर ले जाके अडानी के कारोबार को बढ़ाने के अलावा एक इन्होंने किया ही क्या 10 सालों में, तो सबके सामने आ गया। लेकिन 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब ऐसा उधर से बोला जाता है कि अगर हमको चुन के भेजा जा रहा है तो हाँ, हमने तो 400 पार आने वाला था, 240 पर आपको इस देश ने समेट दिया। इंडिया की ताकत थी ये। अच्छा राहुल गांधी की ये ताकत थी कि उन्होंने आपकी आंख में आग आज राहुल गांधी जब सदन में बोलते हैं, कभी नरेंद्र मोदी ने सोचा था कि उनके मुंह पर कोई बोलेगा कि मेरा भगवान से कनेक्शन है और उनसे पूछेगा हाँ भाई क्या हुआ कनेक्शन का? कभी उन्होंने सोचा था उनसे कोई पूछेगा कि आप
जिस संविधान को खत्म करने की बात करते थे इस देश ने आपको संविधान सर माथे पे लगवा दिया। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी मोदी जी के नाइटमेयर होंगे, क्योंकि इतनी बेबाकी से सच बहुत कम लोग बोल पाते हैं। अच्छा, बीजेपी के उनको लगता है क्या आदमी है यार, इसको इतना डराता हूँ, इसके खिलाफ मैंने फर्जी केसेस कराए हुए हैं, इसको मैंने ईडी भी करा दिया, इसकी मैंने पूरा षड्यंत्र करके 2 साल की सज़ा भी करा दी, डिस्क्वालीफाई भी करा दिया, 20 साल से जिस घर में रहता था वो भी चला गया, और ये लगता होगा उनको कि हर तरह का दुष्प्रचार कराता रहता हूँ। फिर भी ये उसी कमेटी में है जिसमें मैं हूँ। नहीं, वो वाली बात नहीं कि इसको डर ही नहीं है, नहीं, इसको मतलब कोई संकोच नहीं है, मैं ऐसे संशय सोचता नहीं है। हूँ कि आई डोंट नो, उस मीटिंग में कोई था नहीं, बट अमित शाह, मोदी जी और राहुल गांधी कितने असहज होते होंगे ये लोग राहुल जी को देखकर, ये मैं जान सकती हूँ कि जिस आदमी के खिलाफ हमने इतना कैसे आंख झूठा मिला प्रचार पाते किया होंगे, और वो कैसे आंख मिला पाते होंगे नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी को गाली देते हुए और फिर राहुल जी के साथ उस कमरे में बैठते हुए, क्योंकि उनके उनके रगों में तो बलिदान का वो खून बह रहा है। आप सिर्फ झूठ के सहारे यहाँ तक आए हैं। हाँ, राइट। अच्छा, लास्ट, बीजेपी का कोई मतलब इतनी उनकी स्टेट्स में सरकारें हैं, पर मैं ये बता सकती हूँ कि राहुल जी उस मीटिंग में कैसे होते होंगे, बताइए। वहां पर भी सच बोल देते होंगे कि आप गलत कर रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट का वेट करना चाहिए, आपने इस कमेटी में जो लॉ लाके चेंज किया वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, मैं इससे बिल्कुल असहमत हूँ। और बाहर आ गए। अब बाहर आए या वहाँ पर बैठे और इन लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं पता, लेकिन जितना भी मैं राहुल जी को जानती हूँ उन्होंने बेबाकी से बोला होगा। ओके, बीजेपी की इतने स्टेट में सरकारें हैं, कई सारे सीएम हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि आप बताएंगे नहीं वैसे, बट मैं चाहता हूं कि आप बताएं, जब आपको लगता हो कि हाँ ये थोड़ा सा मुझे ठीक लगते हैं, लगती हैं, आप किसका नाम ले सकते हैं? मैं तो आप लगती हैं तो पहली बार हुआ है दिल्ली हाँ, में। दिल्ली में हो गया है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक से बढ़कर एक है, एक से बढ़कर एक है। एक साहब बुलडोजर चलवा रहे हैं, तो एक साहब उनसे प्रेरित होकर मध्य प्रदेश में चलवाने लगे, तो आदिवासियों के पेड़ कटवाने का काम छत्तीसगढ़ वाले कराने लगे, तो पर्ची वाले जो हैं वो अलग ही अपना एक जलवा बिखेर रहे हैं। किसको बोल सकते हैं आप? मतलब और क्योंकि हमने बहुत अच्छी गवर्नेंस देखी है, चाहे वो कांग्रेस के पुराने चीफ मिनिस्टर्स हों या चाहे हमारे अभी जो नए थे, मैं सीतारामैया जी को और डीके शिव कुमार जी को और रेवंत रेड्डी जी को और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को देखती हूँ, और फिर मैं इन लोगों को देखती हूँ, क्या प्रायोरिटीज़ है इनकी। मोदी जी के सामने बिल्कुल हाथ बांध के खड़े रहना है, जो सबसे सीधे और सबसे झुक के खड़ा रहेगा वो आगे बढ़ेगा। क्या है, क्या भाषा का प्रयोग है? तो पता नहीं लोग इसीलिए बोलते हैं कि खड़े रहते हैं, इसीलिए बीजेपी में डिसिप्लिन है और कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस में कोई कुछ भी बोल दे रहा है, पार्टी लाइन ही कुछ नहीं होती है। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है? डिसिप्लिन क्या है? पार्टी लाइन से बाहर ना बोलना, कोई डॉग थोड़ी जिसको आप ट्रेन कर रहे हैं, बेंजी थोड़ी है, बेंजी सेट, बेंजी स्टैंड, बेंजी स्लीप, बेंजी स्टे, वो थोड़ी है। आप चीफ मिनिस्टर हैं, आप अपना मत रखिए। मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं, कोई मत ही नहीं रखता है, क्यों भाई? वो कुछ भी लगा देते हैं, उन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, उन्होंने गलत सलत जीएसटी कर दिया, वो चीन पर नहीं बोलते। इनके यहाँ पार्टी में डिस्कशंस नहीं होते होंगे, इनकी कैबिनेट मीटिंग कैसी होती होगी? मोदी जी आए, उन्होंने कहा फलाना ठक 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 ठक, हाँ भाई हो गया, ओके चलो चाय पानी पियो, निकलो अपने अपने घर। नहीं, मैं जब जर्नलिस्ट थी तो मुझे याद है एक स्टोरी हुई थी उस जमाने में कि शायद गडकरी जी एक दो बार मीटिंग में उन्होंने अपना मत दिया था, और उसके बाद उनसे शायद कुछ ऐसा बोला गया था कि उसके बाद उन्होंने भी अपनी राय देनी बंद कर दी थी। नहीं, बट ये 24 के इलेक्शन या उससे पहले बीजेपी में भी अंदरूनी कलह है, वो आने लग गया सामने, अब उतना नहीं रहा। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली है। आप ये देख लीजिए, मैं तो गुजरात से शुरू करती हूँ। रूपानी जी जो पहले थे और पटेल जी में जबरदस्त अंदरूनी करे, नरोत्तम मिश्रा जी, शिवराज सिंह चौहान जी जबरदस्त अंदरूनी करे। यूपी का कलह तो छुपा नहीं, यूपी का जो कलह है वो तो अमित शाह जी और योगी जी के बीच का है। राजस्थान में वसुंधरा जी वर्सेस कटारिया जी वर्सेस पुनिया जी, मतलब कहाँ पे कलह नहीं है? हरियाणा में था। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में अब प्रवेश वर्मा जी और रेखा गुप्ता जी का कलह कहाँ तक के संभाल पाएंगे मुझे नहीं पता। हरियाणा में, महाराष्ट्र में आप 18 दिन तक सीएम नहीं अनाउंस कर पाए थे, कलह नहीं, कलह तो आई थिंक मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप जीतते हैं ना, जैसे क्रिकेट में बोला जाता है कि जब आप मैच जीत जाते हैं ना, तो जो 2-4 कैच छूटे होते हैं उनको भी आदमी उनकी जिक्र नहीं करता, लेकिन जब आप मैच हार जाते हैं ना, हाँ, तो बहुत एनालिसिस होता है, उन्हीं पे सबसे ज्यादा सिर फोड़ा जाता है कि वो अगर पकड़ लेते तो शायद 50 रन नहीं मारते। आई थिंक वही होता है कि जैसे बीजेपी हरियाणा के मैं एग्जांपल दूं आपको, वहां पे भी
अपने आप को कई लोग सीएम बताने में लगे हुए थे, लेकिन लास्ट में जीते तो वो सारी कमियां छिप गई, फिर वो कांग्रेस पर आरोप लगने लग गए कि आपके यहाँ तो पहले से ही मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि दावेदारियां हर स्टेट में कोई 39.5 उनका था, 39.5 हमारा था, 39.9 उनका था, 0.4% का डिफरेंस होता तो इधर उधर हाँ, तो उसमें खेल हो जाता सारा। तो वही होता कि आप हार जाते हो तो शायद बहुत ज्यादा चीजें आपके ऊपर फोड़ी जाती है, एनालाइज ज्यादा एनालाइज, लोग ज्ञान भी फिर आपको ही देते हैं कि संगठन अच्छा नहीं था, काम नहीं हो रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, लीडरशिप की नहीं सुनी जाती है, ये होता है वो होता है। तो आई थिंक वो इसी वजह से होता है। थैंक यू मैम, बहुत अरे बात वाह, की। खत्म हो गया, थैंक यू वेरी मच। कितना टाइम हुआ? पता ही नहीं चला। 53 1 मिनट। आवर 53 मिनट्स हमने बात करी है। इससे पहले हमने किया था वो 2 मुझे घंटे ऐसा का लग था। रहा था कि हम ऐसे ही बैठ कर जैसे चर्चा ऐसे ही गप हाँक रहे हैं। तो इसका थंबनेल भी वही होगा मुझे तो आज से, इनफैक्ट ये लगा कि एक टाइम पर मुझे एकदम से लगा कि आपने इंटरव्यू शुरू कब किया है। क्योंकि मैंने ओपनिंग नहीं करी थी, हाँ, मुझे वही लगा इंट्रोड्यूस नहीं था। किया, हम बेंजी से शुरू किया था, क्योंकि मैं लोगों को यही दिखाना चाह रहा था कि वही मुझे असली लगा आपने तो सिचुएशन इंटरव्यू शुरू कब किया आपने। फिर मुझे लगा अब शायद ओपनिंग अच्छा, करेंगे, कभी अब कभी ऐसा ओपनिंग भी होता करेंगे। होगा ना कि जैसे आपने मेरे साथ पॉडकास्ट किया, अभी आपने बोल दिया कि हाँ जी मुझे तो पता ही नहीं चला, कभी कभी बोरिंग पॉडकास्ट होते हैं आय क्या? हाय। फिर आप क्या कहती हैं, मतलब जवाब तो आपको देनी, आप ये तो नहीं बोलते नहीं कि नहीं, आपको अब बोलने का तो जो काम है भाई, फिर तो वो पूरी ईमानदारी से करना पड़ता है, फिर तो वो पूरा A to Z जो बोलना है वो बोलूंगी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उन लोगों के साथ, उनके 10 सवाल है, वो उसी 10 सवाल में पूछेंगे, उनको उनमें जवाब चाहिए? आपने क्या बोला उससे वो जवाब भी नहीं, आप कभी कभी कंट्रोवर्शियल भी बोल रहे हैं, वो उसमें से सवाल नहीं निकाल रहे, तो इंटरैक्शन नहीं है, वो Q&A है। मतलब लिखे हुए सवाल आ रहे हैं और उस पर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा अच्छा, रहे और ये भी नहीं है कि आपने अपने सवाल लिखे हुए जो आपके एक हफ्ते पहले करने वाला था, अगर एक हफ्ता डिले हो गया तो वही सवाल है। पॉलिटिक्स भी तो चेंज होती हैं। है कभी ना। कभी ऐसा भी होता हो ना कि आपको, मतलब जैसे दिल्ली चुनाव चल रहा है, अब आपको सिमिलर 10, अगर आप बाइट दे रही हाँ, तो वो बहुत 10 सिमिलर सवाल को के आपको जवाब देने पड़ते होंगे, तो ऐसा लगता है कि यार लैक ऑफ कुछ इमेजिनेशन नया बहुत लेके आओ। बड़ी, हाँ, लैक ऑफ इमेजिनेशन बहुत होता है। कई बार आप प्रिपरेशन नहीं अपना होता। धीमे से घड़ी देखते हैं कि यार 45 मिनट हो गया, कब तक चलता रहेगा, ऐसा भी हाँ, होता ये है। होता है ना, न्यूज़ चैनल्स में भी ऐसा होता है। अच्छा, डिबेट में जब आप बैठी हो तो कभी कभी गुस्सा आता है कि गर्दन पकड़ के अभी, मैं मतलब सामने वाले मुझे प्रवक्ता, वायलेंस बिल्कुल नहीं, मैं नहीं कर ही मतलब नहीं सकती हूँ। गर्दन पकड़ने का मतलब मैं नहीं बोलूँगा सच में, मतलब गुस्सा एक आता है कि हंसी क्या, आती कि क्या बेवकूफ लोग हैं यार, क्या बोल रहे हैं। और कभी कभी लगता है अरे भैया एंकर बोलिए यार, कुछ तो उनको बोलिए। एंकर भी चुप, वो भी अपना बोले जा रहे हैं, लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है। अच्छा मैंने आजकल ये देखा है, आपने भी देखा होगा कि जब डिबेट हो रही है ना, तो जैसे आपने कुछ बोल दिया, अब आप करेक्ट हैं इनकरेक्ट हैं इस बात का उसको पता नहीं है हेमंत इनका, जी, सुप्रिया जी, हेमंत जी, सुप्रिया, ये क्या डिबेट है। मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, वो रोबोट भी ट्रैफिक बैठ के कंट्रोलर, वो ट्रैफिक कंट्रोल, रोबोट भी बैठ के डिबेट करा सकता है। ट्रैफिक वाले नहीं होते, तुम राइट जाओ, रोबोट बैठ के करा सकता हाँ है। ऑब्वियसली। उसको मतलब ही नहीं है आपने क्या बोला है। हेमंत जी, सुप्रिया जी, हेमंत जी, सुप्रिया जी, ये क्या डिबेट है यार। तो गुस्सा आता है कभी कभी, ठीक है। फोन करते हो इधर से जब डिबेट खत्म हो जाती है कि क्या क्या पूछा आपने, आज क्या मैं हुआ, शायद ये या बहुत आप किसी नटोरियस एंकर हूँ। का फोन आता है कि यार आज तो आपने मुझे भी, हाँ, कभी कभी आता है। क्या क्या बताइए जरा, यही सब, नाम मत लीजिए इसमें तो यही बोल ही सब सकते। कि अरे आपने आज तो हमें भी लपेट दिया, या मैं तो ये करने की ये जानबूझ के मैं कह रहा था कि अ, आपका ये वो आ जाए, तो हमें पता है सिर्फ लिपापोती कर रहे हैं। लाइव मतलब आपको स्टूडियो से करना अच्छा लगता है, घर से या फिर ऑफिस से, जहाँ से भी आइडियली आई प्रेफर द स्टूडियो, बट वो जाना हो नहीं पाता है क्योंकि ज़्यादातर स्टूडियोज नोएडा में है और ऑफिस हमारा GRG में है, तो वहाँ से आना मतलब आप वहाँ से 1 घंटे पहले चलिए, फिर ख़त्म करके वापस ऑफिस आप। मैं थोड़ा लेट बैठती हूँ ऑफिस में, तो वापस जाना हो नहीं पाता। आई डेली प्रेफर जाते हैं टू आप ऑफिस? एवरी डे। इफ़ आई एम इन दिल्ली, आई एम इन ऑफिस। आपको शायद वो मीडिया वाला लत लगी हुई है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक जॉब है और वो जॉब ऑफिस जाके करनी चाहिए, एक पूरी टीम है, उस टीम को जाके ऑफिस में चाहे मैं ऑफिस जाकर अपना कुछ पर्सनल काम भी, पर्सनल इन द सेंस कुछ लिखा पढ़ी कर रही हूँ, पर मैं ऑफिस में रहती हूँ। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं ऑफिस, अगर मैं ऑफिस में नहीं हूँ उसका मतलब मैं दिल्ली में नहीं हूँ। एक और अगर आप छोटा सा बोलना चाहें फिर बंद कर दूंगा, बहुत आपके वीडियोस वायरल होते हैं समित पात्रा और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी को लेके, जब भी वो कीवर्ड बन गए हैं, सुप्रिया वर्सेस सुधांशु त्रिवेदी, सुप्रिया, अब तो समित अच्छा, पात्रा, खैर हाँ हाँ कीवर्ड है वो, जैसे ही आप डालोगे ना तो वर्सेस करके तुरंत आ जाता है, तो शायद उस कीवर्ड पर कुछ अच्छा चल जाए। तो समित पात्रा जी तो अब आजकल नजर आते नहीं है, बट सुधांशु नजर आते हैं, तो लोग उनको बड़ा कुछ लोग कहते हैं मैंने उनको टीवी से भगा दिया, मैंने कहा नहीं, इतना क्रेडिट मैं नहीं लूंगी। अच्छा ये बोलते हैं। टीवी वालों का भला हुआ, वो चले गए। ऊट पटांग की बातें करते थे। हाँ वो बेसिकली नहीं दिखते हैं अब, ऐसा मतलब हो सकता है कि पार्टी ने ही उनको साइड किया हो, पता नहीं, ठीक है, बट सुधांशु के बारे में ये बोला जाता है कि भाई उन जितना ज्ञानी आदमी कोई नहीं है। इतना उनका फैक्ट चेक होता है, उनको तो यही नहीं पता है कि कंपनी में और पॉलिसी में क्या अंतर है। डिबेट के बारे में वो बजट पे डिबेट कर रहे थे मेरे साथ, मैंने उनसे कोई डेफिनेशन पूछ ली, वो उनको नहीं पता थी।
बीजेपी के जो पोस्टर बॉयज है ना, चाहे वो उनके फर्जी डेमी गॉड्स हों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, गोलवलकर, सावरकर, जो अंग्रेजों के साथ सब मिलकर मुखबिरी करते थे, या उनके जो अभी के इंटेलेक्चुअल क्लास माने जाते हैं, वो माने जाते आपका हैं। फैक्ट चेक रोज हो रहा है, टीवी पर भी हो रहा है, सोशल मीडिया पर भी हो रहा है, मुझे तो शर्म आए। अच्छा, मैंने भी कभी कभी उनको देखा है कि जैसे कुछ भी बोलो, किसी भी किताब का नाम ले कि दो, वो फलानी कौन किताब पढ़ना के जा रहा है, पेज नंबर जा रहे हैं। 1967 के इस पेज नंबर पे, अरे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप फर्जी। और मैंने तो उनको मैंने कहा आप नासा तक मत जाइए, इसरो तक आपकी हैसियत है, इसरो तक रहिए, कहाँ नासा वासा पहुंचे जा रहे हैं। तो कई बार ये सब करने में मजा आता है, अरे मैं नासा वासा नहीं, तो आप कभी इसरो तक। कभी ऐसा होता है कि आप लोग दोनों लोग साथ में स्टूडियो में जा रहे हैं, हाँ, तो हम कोई हंसी दुश्मन मजाक हो थोड़ी जाती हैं। है कभी कभी? मतलब ऐसे मत, कोई ये थोड़ी कि एक दूसरे को देख के लपक के गला दबाने लगते हैं ना, ठीक है, नमस्कार प्रणाम सब हो ही जाता है। ओके, ठीक है भाई, बंद करो। धन्यवाद। पानी thank नहीं you। पिया आपने, पानी पी लीजिए हाँ अभी प्लीज। फिर मेरा गला थोड़ा खराब है, तो अच्छा, जाके तो गर्म गुनगुना पानी पियूंगे। मंगाओ आपके नहीं, लिए? बाद में पीऊंगा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और असली सुप्रिया शनेत को आपने अरे शायद देखा भगवान। होगा। इंट्रोडक्शन मैंने इसीलिए नहीं दिया था क्योंकि अगर मैं वो दे देता तो बेंजी से शुरू नहीं होता, फिर वो धीमे धीमे बेंजी हाँ वो जो गया ना वो नहीं हो आज ही पाता। मैं देख रही थी, वो इतना छोटा सा, जब वो आया था तो उसको मैं नीचे से लेके आई थी, हम्म। तो वो इतना बड़ा था, वो मेरे मतलब कलाई से और इस एल्बो के बीच में था, और अब वो इतना बड़ा हो गया है। हाँ, धीमे धीमे पता नहीं चलता। हाँ, पता नहीं चलता है। एनीवेज, आई थिंक वी जस्ट कीप टॉकिंग। चलो, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू।